स्टार्ट करते हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर क्लास 12 सेशन 2022-23 मैथमेटिक्स सेक्शन डी। दिस सेक्शन कंप्राइजेस ऑफ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस LA ऑफ 5 मार्क्स ईच। देखिए सेक्शन डी के अंदर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है और हर एक क्वेश्चन पे 5 मार्क्स है। क्वेश्चन नंबर 32, मेक अ रफ स्केच ऑफ द रीजन x, y such that y is greater than or equal to 0 and less than or equal to x square, y is greater than or equal to 0 and less than or equal to x, x is greater than or equal to 0 and y is less than or equal to 2। ये आपको कर्व दिए हुए हैं, इनका आपको स्केच ड्रा करना है एंड फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन यूजिंग इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन का यूज करके जो इन इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेगा उस रीजन का एरिया कैलकुलेट करना आपको इंटीग्रेशन की हेल्प से। पहले मैं ये जो कर्व दिए हुए इसको लिख लेता हूँ, इनइक्वालिटी के फॉर्म में है x, y such that y is greater than or equal to 0 and less than or equal to x square, फिर y is greater than or equal to 0 and less than or equal to x, और x is greater than or equal to 0 एंड लेस देन आर इक्वल टू 2। देखिए ऐसे इनइक्वालिटी के फॉर्म में आपको कर्व दिए हुए हैं, हमको इसका स्केच ड्रा करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो इनइक्वालिटीज है, इन इक्वेशंस है, इनके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिख लेते हैं और उसके बाद उसका स्केच ड्रा करेंगे या उसका फिगर बनाएंगे और फिर उसके बाद जो रीजन सारी इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेगा वो वाला एरिया इंटीग्रेशन के थ्रू कैलकुलेट करेंगे। तो दैट इज, देखो y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 मतलब y इज इक्वल टू 0 ले सकते हैं और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले सकते हैं, इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन। तो y इज इक्वल टू 0, एक तो ये ले लिए और एक ले लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये करस्पॉन्डिंग इक्वेशन हो गया इसके। अब देखो ये y इज इक्वल टू 0, इसको दैट इज एक्स एक्सिस बोल सकते हैं आप, दैट इज एक्स एक्सिस है ये। और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के फॉर्म में है, एक वेरिएबल का स्क्वायर है और एक बिना स्क्वायर वाला है, तो ये डेफिनेटली पैराबोला है। और y प्लस वाला है आपका, तो ये y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में बनेगा आपका ऐसा, तो ये कौन सा पैराबोला हुआ? अपवर्ड पैराबोला हुआ, इसको बोल देते हैं अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, ये अपवर्ड पैराबोला है। इसको इक्वेशन भी देंगे हम, y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन आर इक्वल टू एक्स। इसके दो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन, एक y इज इक्वल टू 0 और एक y इज इक्वल टू एक्स। तो y इज इक्वल टू 0 तो लिख लिए अपन एक बार, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, y इज इक्वल टू एक्स लिखते हैं, y इज इक्वल टू एक्स। अब ये y इज इक्वल टू एक्स 0 0 इसको सेटिस्फाई करते हैं, मतलब लाइन का इक्वेशन है जो 0 0 से पास हो रही है। इसको लिखता हूं मैं, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। और एक दिया हुआ है x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन आर इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 0, एक ले लेते हैं x इज इक्वल टू 0 और एक ले लेते हैं x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2। अब देखो ये x इज इक्वल टू 0, ये तो y एक्सिस का इक्वेशन है, दैट इज, इसको y एक्सिस बोल सकते हैं आप, और x इज इक्वल टू 2, ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। देखिए इतनी चीजें दी हुई है आपको, इनसे बाउंडेड जो रीजन होगा उसका अपने को एरिया कैलकुलेट करना, और उसका एरिया कैलकुलेट करने के पहले इसका रफ स्केच बनाना। इनइक्वालिटी के फॉर्म में था, मैंने उसके इक्वेशंस लिए, ठीक है। ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये अपवर्ड पैराबोला है, y इज इक्वल टू एक्स, ये लाइन है। लाइन के इक्वेशन में जब दोनों वेरिएबल रहते हैं तो अपने को इस पैराबोला का और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए आप इसको इक्वेशन 1 दे दो और इसको इक्वेशन 2 दे दो, तो इक्वेशन 1 दे दो और इसको इक्वेशन 2 दे दो। जब भी लाइन के इक्वेशन में दोनों वेरिएबल रहते हैं तो अपने को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्व करके निकालना पड़ता है ना। तो पहले मैं इस पैराबोला का और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेता हूँ और उसके बाद फिर अपन
इसका फिगर बना। फॉर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों के लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड को इक्वल रख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स, लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड को इक्वल रख रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये एक्स को इधर शिफ्ट कर लो तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन निकाल लो दोनों में से, ये x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, तो दोनों को 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और इसको 0 के इक्वल रखेंगे, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, और x इज इक्वल टू 1। देखिए x की दो वैल्यूज आ गई, x की दो वैल्यूज को यहाँ पे इक्वेशन सेकंड में रख देते तो y की दो वैल्यूज आ जाएगी, तो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे। देयरफॉर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएंगे, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर, देखो ये 0 को अगर यहाँ रख दे, किसी भी इक्वेशन में रख सकते फर्स्ट या सेकंड, तो मैं इसमें रख देता हूँ डायरेक्ट, x की वैल्यू 0 रखें तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो एक पॉइंट तो आ गया आपका 0,0 एंड x इज इक्वल टू 1 रख दो आप इसमें, यहाँ पे 1 रखे तो y इज इक्वल टू 1, एक पॉइंट आ गया 1,1। बस ये दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, डायरेक्ट लिखा नहीं है उसको, डायरेक्ट यहाँ रख के ये पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकाल, ये सारी चीजें अपन ड्रा करते हैं और उसके बाद फिर उसका एरिया निकालें। अब ये रफ स्केच बोला है इसने, ग्राफ के ऊपर नहीं बोला है, तो ग्राफ पेपर नहीं मिलेगा आपको इसके लिए, डायरेक्ट आपको ऐसे ही रफ स्केच बनाना है। चलिए देखिए अपना क्या क्या है, एक बार देख लो। y इज इक्वल टू 0 मतलब ये x एक्सिस और x इज इक्वल टू 0 y एक्सिस, तो x एक्सिस और y एक्सिस बना लेते हैं पहले। मान लीजिए ये है x o x डैश, ये y o y डैश, ये ठीक है, ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई, दोनों चीजें आ गई आपकी ये वाली। अब ये x इज इक्वल टू लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है, ये लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, ये वाला कर्व ये अपवर्ड पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अपवर्ड पैराबोला y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में इधर एक पैराबोला बना लेते हैं, एक अपवर्ड पैराबोला बना लो आप। मान लीजिए इस टाइप का कोई पैराबोला बन गया, ये अपवर्ड पैराबोला है, इसका इक्वेशन लिख लो, क्या है ये, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हो गए। अब एक लाइन है y इज इक्वल टू एक्स, ये ओरिजिन से पास होगी, ये ओरिजिन है आपका, इससे पास करा देते एक लाइन को ऐसी, और यहाँ पे देखो एक इन्फॉर्मेशन और मिलती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, तो m के प्लस पे 1 है, m इज इक्वल टू टेन थीटा होता है, तो m की वैल्यू 1 है, टेन थीटा इज इक्वल टू 1, 1 किसकी वैल्यू होती है टेन थीटा में, 45 डिग्री की वैल्यू, तो ये लाइन ओरिजिन से पास होकर 45 डिग्री का एंगल बनाती हो जाएगी, यहाँ से 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए ऐसी बनाती हुई चली जाएगी। ये लाइन है आपकी y इज इक्वल टू एक्स वाली। अब देखो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है और यहाँ इंटरसेक्ट हो रही है, ये अपने इंटरसेक्शन पॉइंट है 0,0 और 1,1, एक पॉइंट ये हो गया आपका ओरिजिन 0,0 और यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक पॉइंट आपका ये हो गया, इसका नाम है 1,1, ये वाला पॉइंट है 1,1। देखो ये दो इंटरसेक्शन पॉइंट भी आ गए, क्या बचा, ये भी हो गया, ये भी हो गया, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब ये x इज इक्वल टू लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, तो यहाँ से यहाँ तक तो आपका 1 है, यहाँ से यहाँ तक के इतनी डिस्टेंस और ले लो तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट ये x इज इक्वल टू 2, देखो x इज इक्वल टू 1 इतना और ये 2, यहीं से सीधी y एक्सिस x इज इक्वल टू 2 वाली लाइन, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 मतलब लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। और कुछ बचा, सब हो गया, y इज इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस हो गई, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपवर्ड पैराबोला हो गया, y इज इक्वल टू x लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन हो गई, x इज इक्वल टू 0 y एक्सिस हो गई, और x इज इक्वल टू 2 लाइन पैरेलल टू y एक्सिस हो गई। ये हो गया आपका रिक्वायर्ड स्केच, ऐसा बनाना है आपको फिगर। अब हमको करना क्या है कि इसका एरिया फाइंड आउट करना है। देखो जितनी चीज थी सारी चीजें आ गई इसके अंदर, सारी चीजें आ गई ना, ये सब आ गए, जितने भी इक्वेशन थे ये सब आ गए, सब आ गए। अब हमको
इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो आप वो एरिया सेलेक्ट करो आप जो इन सबको सेटिस्फाई कर रहा हो, इन सारी इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई कर रहा हो। देखना, ये कर्व है, ये वाला, ये लाइन है, ये वाली एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, या ये वाई एक्सिस के पैरेलल। तो कौन सा एरिया आपको ऐसा दिखाई दे रहा है जो सबको सेटिस्फाई कर रहा है? देखो, अगर आप ये वाला एरिया ले ले, यहां से लेके यहाँ तक, यहाँ तक और यहाँ तक, ये वाला एरिया अगर ले ले तो ये सबको सेटिस्फाई करेगा, इतना एरिया। देखो इसके अंदर आपकी ये लाइन भी आ गई, ये कर्व भी आ गया, ये एक्स एक्सिस भी आ गई, और ये वाई एक्सिस की पैरेलल लाइन वाली भी आ गई। अगर आप ये वाला एरिया कभी लेते तो इसमें आपकी एक्स एक्सिस नहीं आती, लाइन और कर्व तो आ जाते हैं। अगर आप इतना एरिया लेते हैं तो इतना एरिया में लाइन तो आती है और ये कर्व आता, लेकिन ये वाली लाइन नहीं आती। सबको सेटिस्फाई करने वाला रीजन ये वाला एरिया आपका रिक्वायर्ड रीजन है, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो इसको मैं शेड लगा देता हूँ, डॉटेड लाइन से लगाते हैं अपन। बहुत ध्यान से देखना है कि कौन सा एरिया आपको कैलकुलेट करना है, क्योंकि बहुत सारे एरिया दिख रहा है आपको यहाँ पे। ये जो मैंने डॉटेड लाइन से किया है ग्रीन से, ये वाला एरिया आपको कैलकुलेट करना। आप देख लो ये सबको सेटिस्फाई कर रहा है, ये कर्व भी इंक्लूड हो रहा है इसके अंदर, ये लाइन भी आ रही है इसके अंदर, ये एक्स एक्सिस भी आ रही, और ये लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस या वाई एक्सिस भी आ रही। वाई एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन, ये लाइन के बीच की डिस्टेंस कम करते जाएंगे तो इसके ऊपर आ जाएगी। तो सब चीज आ रहा है इस एरिया के अंदर, ये वाला रिक्वायर्ड एरिया है, इसको आपको कैलकुलेट करना है। तो अब देखिए, इसको कैलकुलेट करने के लिए इंटीग्रेशन के थ्रू आपको एरिया कैलकुलेट करना है। तो हम इंटीग्रेशन के थ्रू एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं? स्ट्रिप ड्रा करते हैं, वर्टिकल स्ट्रिप या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। तो यहाँ पे अपन वर्टिकल स्ट्रिप ड्रा करेंगे। तो देखो, यहाँ से यहाँ तक का एरिया है और यहाँ से यहाँ तक का भी एरिया है। तो अपन एक स्ट्रिप अगर ड्रा करेंगे तो फिर वो लाइन के ऊपर टच नहीं होगी, तो हमको एक स्ट्रिप ऐसी ड्रा करना पड़ेगा और एक स्ट्रिप ऐसी ड्रा करना पड़ेगा, मतलब दो स्ट्रिप इसके अंदर लगेगी। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इस एरिया को डिवाइड कर देता हूँ, एक ऐसी परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर देता हूँ पहले यहाँ से, ऐसा। तो अब देखो, हम ये वाला इतना एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं और प्लस इतना एरिया कैलकुलेट कर, दोनों को प्लस करेंगे तो रिक्वायर्ड एरिया आएगा। क्योंकि आप एक स्ट्रिप से काम नहीं होगा इसके अंदर। एक स्ट्रिप यदि आप ऐसी ड्रा करेंगे तो फिर वो कर्व पे टच नहीं हो रही, आप यहाँ से ड्रा करेंगे तो वो लाइन पे टच नहीं हो रही, इसलिए आपको यहाँ से इस एरिया को दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये वाला एरिया निकालते और ये वाला एरिया प्लस कर देंगे उसके अंदर, तो ये टोटल एरिया आ जाएगा। तो अब इस एरिया को निकालने के लिए इसके अंदर एक स्ट्रिप ड्रा करता हूँ मैं, एक छोटी सी स्ट्रिप इसके अंदर ड्रा कर लो। देखो ये एक्स एक्सिस के ऊपर है तो इसकी विड्थ जो हो जाएगी dx हो जाएगी, और इसकी लेंथ को ले लो आप y1 ले लो, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ y1। ये टच है आपकी एक्स एक्सिस के ऊपर, इसलिए यहाँ तक की लेंथ y1 होगी। अब एक स्ट्रिप आप यहाँ पे ड्रा कर दो, वर्टिकल स्ट्रिप। देखो ये लाइन के ऊपर टच हो रही है ये वाली स्ट्रिप, ये वाली कर्व के ऊपर टच हो रही, ये एक्स एक्सिस के ऊपर आ रही थी, इसकी विड्थ को भी dx ले और इसकी लेंथ को y2 ले लो। अब ये y2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? y2 कहाँ पे टच हो रहा है? ये वाली लाइन के ऊपर टच हो रहा है, तो y इज इक्वल टू एक्स, यहाँ से y2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये y2 हो जाएगा आपका। और ये वाला y1 किसके ऊपर टच हो रहा है? ये कर्व के ऊपर टच हो रहा है। तो कर्व का इक्वेशन क्या है? ये वाला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर आ जाएगा। बस हम ये वाला एरिया निकालते, एक स्ट्रिप का एरिया निकालते, यहाँ से यहाँ तक लिमिट ले लेंगे। लिमिट ये 0 है एक्स की वैल्यू, ये dx है तो 2x की वैल्यू ये 0, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? 1,1 थी तो ये 1 हो गया। जब ये y2 वाला एक स्ट्रिप का एरिया ये वाला लेंगे, ये y2 इसकी लेंथ और ये इसकी विड्थ, और यहाँ से यहाँ तक इसकी लिमिट ले लेते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू 1 है और यहाँ पे x की वैल्यू 2 है। बस लिमिट लगा के एरिया निकाल लेते हैं। देयरफॉर द रिक्वायर्ड एरिया A इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ y1 dx। देखो हमने ये एक स्ट्रिप का एरिया निकाले, ये लेंथ हो गई इसकी और ये विड्थ हो गई y1 डी। अपने को इतना पूरा एरिया चाहिए यहाँ तक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की दो वैल्यूज ले लेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू 0 और यहाँ पे x की वैल्यू 1। लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 1। ये पूरा आपका यहाँ से यहाँ तक का एरिया आ गया, हमने लिमिट लगा दी इसके। प्लस ये वाला एरिया प्लस करना है, प्लस इंटीग्रल ऑफ ये वाले स्ट्रिप की लेंथ को y2 लिए, y2 dx, विड्थ इसकी dx है, ये y2 लेंथ हो गई और ये विड्थ इसकी dx, रेक्टेंगल का एरिया। एक स्ट्रिप का एरिया ले लिया, अपने को इतना पूरा एरिया चाहिए ये वाला, तो इसमें यहाँ से यहाँ तक लिमिट लगा दो,
dx है तो x की जो वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू 1 है और यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, 1 2 2। अब y1 y2 की वैल्यू रख दो आप इसके अंदर, विच इज इक्वल टू ये 0 to 1 इंटीग्रल 0 to 1 y1 की वैल्यू, y1 किसके ऊपर टच हो रहा, कर्व के ऊपर टच हो रहा, तो y1 की वैल्यू ये वाली एक्स स्क्वेयर dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 to 2 y2 किसके ऊपर टच हो रहा है, ये लाइन के ऊपर टच हो रहा है, तो यहाँ से y2 इज इक्वल टू एक्स और ये dx। बस इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख लेते हैं अपन, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट लगा दो यहाँ, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2। बस इसको सॉल्व कर देंगे तो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। ये एरिया के इक्वल चल रहा है, ये 1/3 को बाहर कर लो, x³ और ये लिमिट 0 to 1 प्लस 1/2 को बाहर कर लो, ये एक्स स्क्वेयर और लिमिट है 1 to 2। अब एक बार आप x के प्लेस पे 1 रख दो और एक बार 0 रख के माइनस कर दो, यहाँ पे x के प्लेस पे 2 रख दो और एक बार 1 रख के माइनस कर दो। 1/3 1³ माइनस 0³ 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 2 रखेंगे x के प्लेस पे 2 स्क्वेयर माइनस 1 स्क्वेयर। सॉल्व करो इसको, ये 1/3 इंटू 1³ 1 हो जाएगा, प्लस 1/2 2 स्क्वेयर 4 माइनस 1 स्क्वेयर 1 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 को सॉल्व करेंगे तो ये 1/3 प्लस 3/2 3 और 2 का एलसीएम ले लो 6 3 2 जा 6 2 1 जा 2 प्लस 2 3 जा 6 3 3 जा 9 9 प्लस 2 11 और अपॉन 6 स्क्वायर यूनिट्स लिख दो, स्क्वायर यूनिट्स एरिया है ये इसलिए स्क्वायर यूनिट्स लिख दी। तो ये जो एरिया था आपका रिक्वायर्ड एरिया ये 11/6 स्क्वायर यूनिट्स आए। क्वेश्चन नंबर 33, डिफाइन द रिलेशन आर इन द सेट n क्रॉस n। जो रिलेशन है r वो n क्रॉस n के अंदर डिफाइंड है, मतलब उसका डोमेन वाला सेट भी नेचुरल नंबर का है और को डोमेन वाला सेट भी नेचुरल नंबर का है। एज फॉलोज, फॉर a कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है c कॉमा d बिलोंग्स टू n क्रॉस n, मतलब ये a कॉमा बी और c कॉमा d जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ n एंड n से बिलोंग कर रहे हैं। रिलेशन डिफाइन करके दिया है, ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा बी रिलेटेड टू c कॉमा d, रिलेटेड टू c कॉमा d। ऐसा कब होता है, इसकी डेफिनेशन दी, इफ एंड ओनली इफ पढ़ते हैं इसको, IFF को, इफ एंड ओनली इफ AD इज इक्वल टू BC, तो प्रूव दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन n क्रॉस n। तो ये जो R है ये n क्रॉस n में इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब है कि R को आपको RST प्रूव करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तीनों चीज प्रूव करेंगे तो R जो है वो इक्विवेलेंस हो जाएगा। सबसे पहले प्रूव करेंगे अपन कि ये जो रिलेशन R है ये रिफ्लेक्सिव है, उसके बाद R को सिमेट्रिक प्रूव करेंगे, फिर R को अपन ट्रांजिटिव प्रूव करेंगे। जब ये तीनों हो जाएगा, कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है तो वो इक्विवेलेंस होता है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की जो कंडीशन है वो कंडीशन बताता हूँ मैं आपको, कंडीशन मालूम है वैसे आपको। फॉर रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या थी, A बिलोंग्स टू A, देन A कॉमा A बिलोंग्स टू R। अगर कोई एलिमेंट A सेट A से बिलोंग कर रहा है तो उसका ऑर्डर्ड पेयर A कॉमा A आपका R से बिलोंग करना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखो एक एलिमेंट A के प्लेस पे यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में एलिमेंट है A कॉमा B और C कॉमा D, तो हम क्या ले लेते हैं इसको, A कॉमा B रिलेटेड टू R, A कॉमा B रिलेटेड टू C कॉमा D। ये डेफिनेशन दी हुई है अपने को, क्या दी हुई है इसकी डेफिनेशन कि A कॉमा B रिलेटेड टू C कॉमा D इफ एंड ओनली इफ AD इज इक्वल टू BC। तो अपन इसी का यूज करके ये वाली कंडीशन को प्रूव करेंगे, A कॉमा A बिलोंग्स टू R। A के प्लेस पे ऑर्डर्ड पेयर आएगा और ये वाले A के प्लेस पे भी ऑर्डर्ड पेयर आएगा। A के प्लेस पे A कॉमा B है, ये वाले A के प्लेस पे भी A कॉमा B आएगा। अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या दी हुई है, ये है A कॉमा B रिलेटेड टू C कॉमा D इफ एंड ओनली इफ AD इज इक्वल टू BC। तो इसकी डेफिनेशन है AD इज इक्वल टू BC, ऐसी है। अब इसी कंडीशन का यूज करके, इसी रिलेशन का जो डेफिनेशन थी इसी का यूज करके अपने को ऐसा प्रूव करना है। तो यहाँ पर अपने को दोनों एलिमेंट एक जैसे चाहिए,
तो ये अपने को यहाँ पे दोनों ऑर्डर्ड पेयर को भी एक जैसा बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, ये जो सेकंड वाला ऑर्डर्ड पेयर दिख रहा है आपको सी कॉमा डी, इसको मैं ए कॉमा बी से रिप्लेस कर देता हूँ। रिप्लेस सी कॉमा डी, ऑर्डर्ड पेयर सी कॉमा डी बाय ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा। एलिमेंट कभी रहता आपका ए बी सी ऐसा रहता, तो अपन बी को ए से रिप्लेस करते, लेकिन यहाँ पर बी के प्लेस पे सी कॉमा डी दिया हुआ है आपका, तो सी कॉमा डी को ए कॉमा बी से रिप्लेस करेंगे। तो रख दो, इसमें सी को ए लिखना पड़ेगा और डी को बी लिखना पड़ेगा। तो ये ए था और ये डी को क्या लिखेंगे, बी। एस इक्वल टू बी तो ऐसे ही रहेगा, और ये सी को क्या लिखना पड़ेगा आपको, सी को ए लिखना पड़ेगा। हो गए। अब ए बी इजिकल टू बी आया। अब ए बी इजिकल टू बी आने का मतलब क्या है कि यहां देखना, ये ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी था, तो ए डी इजिकल टू बी सी कैसा आ रहा था, पहला एलिमेंट इसका पहला एलिमेंट और इसका आखिरी एलिमेंट से ए डी आ रहा था, फिर इसके दूसरे एलिमेंट से इसका पहले एलिमेंट कनेक्ट हो रहा था। तो यहाँ पे क्या हो रहा, ये ए है और ये क्या है, डी है। ये ए है और ये डी के प्लेस पे बी है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, ए कॉमा बी रिलेटेड टू ए कॉमा बी। अब देखो इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो वापस आपका ऐसा रिलेशन बनना चाहिए। देखो ये ए को अपन लास्ट वाले से रिलेट करेंगे तो ये ए बी आ जाएगा, आएगा ये बी, ये वाला आ जाएगा, और ये सेकंड वाले को फर्स्ट वाले से रिलेट करेंगे तो ये बी आ जाएगा। जैसा इसमें क्या हो रहा था, ए डी इजिकल टू बी सी कैसा आ रहा था, ए को आपको ये डी से कनेक्ट करना था तो ये ए डी आ जाता, पहले वाले को आखिरी वाले से, और दूसरे वाले को पहले वाले से, तो ये बी सी आ रहा था। तो मैंने ये ए बी इजिकल टू बी ए को क्या लिख दिया है, ए कॉमा बी रिलेटेड टू ए कॉमा बी। अब देखो इसको आप पहले वाले को आखिरी से कनेक्ट करो तो ये ए बी आ जाएगा, ये दूसरे वाले को पहले से कनेक्ट करो तो बी आ जाए। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप ए बी इजिकल टू बी ए को ए कॉमा बी रिलेटेड टू ए कॉमा बी लिख सकते। तो देखो आर जो है वो ए कॉमा बी रिलेटेड टू ए कॉमा बी आ गया। ए कॉमा बी रिलेटेड टू ए कॉमा बी आने का मतलब क्या है, ए रिलेटेड टू ए आए, ए रिलेटेड टू ए ये वाला, ए कॉमा ए रिलेटेड टू आर हो गया। क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में डेफिनेशन है, इसलिए अपने जो एलिमेंट है वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में ले रहे हैं अपन। तो ए कॉमा बी रिलेटेड टू ए कॉमा बी आने का मतलब ये है कि ए कॉमा ए रिलेटेड टू आर। तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया आपका, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे ए रिलेटेड टू ए आ जाता इसका मतलब, और ए कॉमा ए रिलेटेड टू आर एक ही है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं आएगा कि ए रिलेटेड टू ए नहीं आएगा, क्योंकि ये जो एलिमेंट है वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में क्यों है, क्योंकि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है एन क्रॉस एन का। कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट रहते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में रहते हैं, इसलिए ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में आए। ये दोनों एलिमेंट एक जैसे आ गए, ये ए है रिलेटेड टू ए के प्लेस पे ए कॉमा बी और ए के प्लेस पे ए कॉमा। देखो ये दो अलग अलग ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी था आपका, लेकिन अपन ने क्या प्रूव कर दिया यहाँ पे, ए कॉमा बी रिलेटेड टू ए कॉमा बी, ए कॉमा बी रिलेटेड टू ए कॉमा बी प्रूव कर दिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो आपका रिलेशन था ये रिफ्लेक्सिव है, तो आर इज रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्रिक के लिए कंडीशन, फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू, ए कॉमा बी रिलेटेड टू आर अगर रहता है तो इसको बी कॉमा ए रिलेटेड टू आर बोलते, मतलब एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देती, ये कंडीशन थी। तो अब अपना यहाँ पर ए कॉमा बी रिलेटेड टू आर के प्लेस पे क्या है आपका, ए बी, ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी, ये जो डेफिनेशन थी इसी डेफिनेशन के हेल्प से अपन ऐसा प्रूव करेंगे, बी कॉमा ए रिलेटेड टू आर। तो जो डेफिनेशन है उसको ले लेता हूँ मैं, ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी, ये डिफाइन करके दिया हुआ है इसके, ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी इफ एंड ओनली इफ ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी दिया हुआ है ऐसा। अब अपने को इसको ऐसा प्रूव करना है कि ए कॉमा बी रिलेटेड टू अगर आर है तो वो बी कॉमा ए रिलेटेड टू आर होना चाहिए। ये कैसे होगा, विच एम्प्लाइज, अब जब ए कॉमा बी और बी कॉमा ए रहता है मतलब उसका रिवर्स लेना है आपको, तो ये जो बी सी दिख रहा है इधर और इधर ए डी दिख रहा है, तो मैं बी सी को इधर लिख लेता हूँ और ए डी को इधर लिख लेता हूँ, ऐसा लिख सकते हैं आप इसको, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें बी सी इज इक्वल टू ए डी, ऐसा हो गया। अब
अपने को जो पहला एलिमेंट चाहिए वो बी चाहिए और दूसरा एलिमेंट ए चाहिए। यहाँ पे अपना पहला एलिमेंट ए कॉमा बी है और दूसरा एलिमेंट सी कॉमा डी है, तो अपने को पहला एलिमेंट सी कॉमा डी चाहिए और दूसरा एलिमेंट बी कॉमा ए चाहिए। तो ये बी सी लिखा हुआ है और ये ए डी लिखा हुआ है, तो इसको अपन और ऐसा लिख सकते हैं, बी सी को सी भी लिख सकते हैं अपन, इजिकल टू ए डी को डी ए लिख सकते हैं ऐसा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा इसमें, ये ए डी इजिकल टू बी सी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखना करके देखो, ये सी जो है वो ए के प्लेस पे, मतलब सी पहला एलिमेंट है, और ये जो डी है डी के प्लेस पे आपका बी लिखा हुआ है। ये कौन सा एलिमेंट रहता है, डी वाला आखिरी वाला एलिमेंट रहता है, ये पहला रहता है और ये लास्ट का रहता है, इसका इसका पहला और इसका दूसरा ए डी है। यहाँ पे सी भी लिखा हुआ है, तो ये पहले वाले का पहला रहेगा और ये दूसरे वाले का दूसरा रहेगा, और ये डी ए लिखा हुआ है, यहाँ बी सी लिखा हुआ है, तो बी सी कैसा, पहले वाले का दूसरा और दूसरे वाले का पहला। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सी कॉमा डी रिलेटेड टू ए कॉमा। अब देखो इसको, सी जो है वो बी से रिलेट हो जाएगा तो सी बी आ जाएगा, डी जो है वो ए से रिलेट हो जाएगा तो डी ए आ जाएगा। तो सी डी रिलेटेड टू बी, सी डी सी कॉमा डी रिलेटेड टू ए कॉमा बी आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया, इस एलिमेंट को आप बी मान लो और इस एलिमेंट को आप ए मान लो। देखो ए कॉमा बी रिलेटेड टू आर कब रहता है, जब बी कॉमा ए रिलेटेड टू आर रहता है। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए कंडीशन क्या रहती है, ए कॉमा बी रिलेटेड टू अगर आर है तो बी कॉमा ए रिलेटेड टू आर होना चाहिए। अब यहाँ पर सिंगल एलिमेंट थे ए और बी, यहाँ पर एलिमेंट अब क्या ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में, तो ए के प्लेस पे ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी है और बी के प्लेस पे ऑर्डर्ड के पेयर सी कॉमा डी है। तो अपन ने क्या प्रूव कर दिए कि बी रिलेटेड टू ए, बी के प्लेस पे सी कॉमा डी है और ए के प्लेस पे ए कॉमा बी है। तो सी कॉमा डी रिलेटेड टू ए कॉमा बी का मतलब ये हो गया कि अगर ए कॉमा बी रिलेटेड टू आर है देन बी कॉमा ए रिलेटेड टू आर। उल्टा कर दिए इसको, पहला वाला आपका दूसरे के प्लेस पे चला गया और दूसरा वाला पहले के प्लेस। ये देखो, ये ए कॉमा बी रिलेटेड टू आर, ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर सी कॉमा डी रिलेटेड टू ए कॉमा बी हो गया। तो ये वाली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई। तो इसका मतलब ये हो गया कि आर इज सिमेट्रिक, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक, आर जो है वो सिमेट्रिक हो गया ना सिमेट्रिक। यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में एलिमेंट लिखे हुए, इसलिए आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है। अब इसको तीसरा रिलेशन ट्रांजिटिव के लिए अपने को प्रूव करना है। तो फॉर ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या है, ट्रांजिटिव की कंडीशन है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू या रिलेटेड टू आर एंड बी कॉमा सी रिलेटेड टू आर, देन ए कॉमा सी मस्ट बिलोंग टू आर। यह है कंडीशन ट्रांजिटिव होने की है। अब यहाँ पर अपनी जो एलिमेंट है वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में, तो इसको कैसा लिखेंगे अपन, जो डेफिनेशन है वही डेफिनेशन लेते हैं, ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी, ये दिया हुआ है। इसकी डेफिनेशन क्या थी, वो ये, देन ए डी इज इक्वल टू बी सी, यही दिया हुआ है, देख लो। ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू बी सी, तो मैंने ये ए डी इज इक्वल टू बी सी ले लिया। अब ये एक एलिमेंट ए हो गया और ये एक एलिमेंट बी हो गया। अब दूसरा क्या रहता है, बी कॉमा सी रहता है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लेना है। ये ए कॉमा बी रिलेटेड टू आर के प्लेस पे ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी लिया मैंने ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में, एंड बी कॉमा सी रिलेटेड टू आर के प्लेस पे अब दूसरा ऑर्डर्ड पेयर, ये ए है और ये बी है, तो ये सी कॉमा डी रिलेटेड टू आर, एंड एक ऑर्डर्ड पेयर और लेना पड़ेगा, डी क्या, ई कॉमा एफ रिलेटेड टू आर, सी कॉमा डी रिलेटेड टू ई कॉमा एफ। देन देखो, ये था आपका ए रिलेटेड टू बी और ये बी रिलेटेड टू सी, ये ए है और ये बी है, फिर ये बी है और ये सी है। तो ए रिलेटेड टू सी, ए कॉमा सी रिलेटेड टू आर आना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे एक ऑर्डर पेयर सी कॉमा डी रिलेटेड टू ई कॉमा एफ लिया। तो अब ये इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, पहले का आखिरी वाले के साथ, ये हो जाएगा सी एफ इज इक्वल टू दूसरे का पहले वाले के साथ डी ई, ऐसा हो गया, हुआ भाई ऐसा। ये सी एफ इज इक्वल टू डी इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, डेफिनेशन ये वाली दी हुई है आपको, पहले का आखिरी के साथ मल्टीप्लाई और ये दूसरे का पहले के साथ इक्वल। तो ऐसे ही यहाँ पर सी को एफ के साथ ले लिए तो सी एफ और डी को ई के साथ ले लिए तो डी। अब इसको आपको सॉल्व करना है, इसको दे दो एक इक्वेशन। अब यहाँ से ए डी इज इक्वल टू बी सी है, अपने को लाना
ए कॉमा सी रिलेटेड टू आर, मतलब ये पहला वाला ए के प्लेस पे कौन सा ऑर्डर्ड पेयर है, ए कॉमा बी, और सी के प्लेस पे कौन सा ऑर्डर्ड पेयर है, सी के प्लेस पे आपका ऑर्डर्ड पेयर है ये ई कॉमा एफ वाला। ये ए बी हो गया, ये सी बी और ये सी हो गया, तो ये ई कॉमा एफ, मतलब आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा कि ए कॉमा बी रिलेटेड टू ऑर्डर्ड पेयर ई कॉमा एफ। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको मैंने ये ए डी को ऐसे ही रहने, तो यहाँ से अपन एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से अपन सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। तो सी इज इक्वल टू डी ई अपॉन एफ, सी इज इक्वल टू डी ई अपॉन एफ। अब इसको मैं यहाँ पे फर्स्ट में रख देता हूँ, फ्रॉम फर्स्ट, तो ये हो जाएगा आपका ए डी इज इक्वल टू बी इंटू सी के प्लेस पे रख लो डी ई अपॉन एफ। ऐसा हो गया। अब यहाँ पर आप ये वाले डी से ये वाले डी को कैंसिल कर लो, अपने को इसकी जरूरत नहीं है डी की, ये डी से डी कैंसिल हो गया इनटू में है तो, और ये वाले एफ को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा आपका ए एफ इज इक्वल टू बी ई, ए एफ इज इक्वल टू बी आया। अब इस ए एफ इज इक्वल टू बी को ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में कैसा लिख सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं ए कॉमा बी रिलेटेड टू ई कॉमा एफ। देखो पहले वाले को आखिरी वाले से रिलेट करेंगे तो ए एफ आ जाएगा, और दूसरे वाले को पहले वाले से रिलेट करेंगे तो बी आ जाएगा, मतलब ए एफ इज इक्वल टू बी कैन बी रिटन ए कॉमा बी रिलेटेड टू ई कॉमा एफ। तो देखो ये हो गया आपका ए कॉमा सी रिलेटेड टू आर के, ए के प्लेस पे ए कॉमा बी था और सी के प्लेस पे ये ई कॉमा एफ था। तो ए कॉमा बी रिलेटेड टू ई कॉमा एफ आने का मतलब ये हो गया कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर था, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर था, तो ए कॉमा सी भी आर से बिलोंग करेगा। यहाँ पर ए के प्लेस पे ए कॉमा बी है, बी के प्लेस पे सी कॉमा डी है, और सी के प्लेस पे ई कॉमा एफ है। ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका सी, ए रिलेटेड टू सी। तो देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव, आर जो है वो ट्रांजिटिव हो गया। अब अपन ने आर को ट्रांजिटिव भी प्रूव कर दिए, आर को सिमेट्रिक भी प्रूव कर दिया और आर को रिफ्लेक्सिव भी प्रूव कर दिए, तो हैंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, हैंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन एन क्रॉस एन, एन क्रॉस एन में ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। क्यों, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव। ध्यान से करना है आपको। सेट एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट एक्स है, डिफाइन द रिलेशन आर इन पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स क्या होता है, पावर सेट ऑफ एक्स होता है। एज फॉलोज फॉर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू पी ऑफ एक्स, पावर सेट ऑफ एक्स तो बिलोंग कर रहे हैं ए और बी। ए कॉमा बी रिलेटेड टू आर, ए कॉमा बी जो है वो आर से रिलेटेड है। इफ एंड ओनली इफ ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट है, तो प्रूव दैट आर इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड नॉट सिमेट्रिक। ये जो आर है वो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, आपको ऐसा प्रूव करना है। चलिए देखिए, ये पी ऑफ एक्स बोल रहे हैं, तो पी ऑफ एक्स आपको मालूम है कि पावर सेट ऑफ एक्स होता है, और पावर सेट ऑफ एक्स क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स। ये जो एक्स सेट है इसके जितने भी सबसेट होंगे उसका एक सेट यदि आप बना लेते तो उसको पावर सेट ऑफ एक्स कहते हैं। लिख देता हूं मैं इसको, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सेट ऑफ all the subsets of x। p ऑफ x को सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ x बोल सकते हैं, या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं पावर सेट ऑफ x भी बोल सकते हैं, पावर सेट ऑफ x। x के पावर सेट को रिप्रेजेंट करो, और पावर सेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ x। डेफिनेशन क्या दी हुई है कि a कॉमा बी रिलेटेड टू आर, a जो है वो b से रिलेटेड है, और इसकी डेफिनेशन है इफ एंड ओनली इफ a इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ a। ये प्रॉपर सबसेट का साइन है, तो डेफिनेशन भी लिख लेता हूं मैं। क्या दिया हुआ है, a कॉमा बी रिलेटेड टू आर, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, a कॉमा बी रिलेटेड टू आर का मीनिंग दिया हुआ है या उसकी डेफिनेशन दी, a इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ b। देखिए ये a कॉमा बी रिलेटेड टू आर को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, और करके a रिलेटेड टू b,
ऐसा भी लिख सकते हैं, ए रिलेटेड टू बी लिख सकते हैं। देखिए ये ए कॉमा बी रिलेटेड टू आर की डेफिनेशन दी है, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी दिया हुआ है। तो ए रिलेटेड टू ए कॉमा बी रिलेटेड टू आर को आप ए रिलेटेड टू बी ऐसा भी लिख सकते हैं। ये भी एक सिंबल है और ये भी एक सिंबल है, तो मैंने ऐसा लिख लिया, ये ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा अपने को सॉल्व करने के लिए। और इसकी डेफिनेशन यही वाली हो जाएगी, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ये डेफिनेशन अपने को क्वेश्चन में गिवन है, ऐसी लिखो या फिर ऐसी लिखो, दोनों का मतलब एक ही है। आपको प्रूव करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, तो पहले रिफ्लेक्सिव की कंडीशन से इसको प्रूव कर लेते हैं। क्या होती है रिफ्लेक्सिव की कंडीशन? फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन है ए बिलोंग्स टू ए रहता है, देन ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ऐसा होता है। अब यहाँ पर ए के प्लेस पे, स्मॉल ए के प्लेस पे कैपिटल ए दिया है और स्मॉल बी के प्लेस पे कैपिटल बी दिया हुआ है, तो अपन इसी डेफिनेशन को लेंगे जो डेफिनेशन अपने को गिवन है। क्या है डेफिनेशन? ए रिलेटेड टू बी, और इसकी डेफिनेशन दी हुई है ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट, लेकिन अपने को रिफ्लेक्सिव में क्या चाहिए? दोनों एलिमेंट एक जैसे चाहिए। यहाँ पर ए और बी तो अलग अलग एलिमेंट दिख रहे हैं, ए रिलेटेड टू बी दिख रहा है, तो ये वाले बी को अपन क्या करते हैं? रिफ्लेक्सिव के लिए ए से रिप्लेस कर देते हैं। तो रिप्लेस बी बाय ए, बी को आप ए से रिप्लेस कर दो। जब बी को ए से रिप्लेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ए तो ऐसे ही रहेगा प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, बी के प्लेस पे आप ए लिख दो। ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। देखिए ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए का मतलब ये होता है कि ए जो है वो ए का प्रॉपर सबसेट है। कोई भी सेट जो है वो अपना खुद का सबसेट भी होता है और कोई भी सेट अपना खुद का प्रॉपर सबसेट भी होता है। तो ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, ये करेक्ट है। तो इसको अपन लिख सकते हैं ए रिलेटेड टू ए। देखिए ए रिलेटेड टू आ गया, ए से रिलेट होगा, इसका रीजन लिख देते हैं अपन यहाँ पर। सिंस एवरी सेट इज अ proper subset or subset of itself, every set is a subset or proper subset of itself। कोई भी सेट जो है वो अपना खुद का सबसेट होता है, ये तो मालूम है आपको, और खुद का प्रॉपर सबसेट भी होता है। तो ए का प्रॉपर सबसेट है, सही है, ए का प्रॉपर सबसेट होगा। तो ए का प्रॉपर सबसेट है, तो इसको लिख दिया मैंने ए रिलेटेड टू ए। ये प्रॉपर सबसेट, ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए आ गया, तो ए रिलेटेड टू मतलब ए जो है वो ए से रिलेटेड। कोई भी सेट अपना खुद का प्रॉपर सबसेट भी होता है, सबसेट तो होता ही होता है कोई भी सेट, साथ में वो प्रॉपर सबसेट भी होता है। तो ए रिलेटेड टू ए आने का मतलब क्या है कि दोनों एलिमेंट आपके ए से रिलेटेड है, तो आर इज रिफ्लेक्सिव, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। हमने आर को रिफ्लेक्सिव प्रूव कर दिया कि आर रिफ्लेक्सिव हो गया। अब दूसरा अपने को प्रूव करना है कि अपन सीक्वेंस में करते, पहले रिफ्लेक्सिव फिर सिमेट्रिक। तो नॉट सिमेट्रिक बोला तो मैं सिमेट्रिक वाला ले लेता हूं पहले, सिमेट्रिक की कंडीशन। फॉर सिमेट्रिक रिलेटेड टू आर अगर रहता है, देन बी कॉमा ए रिलेटेड टू आर। ए बी से रिलेट है तो बी ए से रिलेट होना चाहिए, मतलब ये एलिमेंट आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पे अपने को जो डेफिनेशन थी वही डेफिनेशन ले लो। अपने को डेफिनेशन क्या गिवन है? ए रिलेटेड टू बी की डेफिनेशन दी है ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब देखो अपने को जो ए कॉमा बी रिलेटेड टू आर था वो बी कॉमा ए चाहिए, मतलब एलिमेंट अपने को ए के प्लेस पे बी और बी के प्लेस पे चाहिए। तो अगर अपन इसको ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी लिखा, अगर बी को ए के प्लेस पर, ए को बी के प्लेस पे अगर अपन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? बी को अपन ए के प्लेस पे लिखें और ये प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। अब देखना बी को ए के प्लेस पे लिखे और ए को बी के प्लेस पे लिखे, तो ए तो बी का प्रॉपर सबसेट था, क्या बी ए का प्रॉपर सबसेट होगा? नहीं, बी जो है वो ए का प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। तो यहाँ पे आप ऐसा करके इसको कट कर देंगे, इसका मतलब ये होगा कि बी इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। देखो इसको कैसे समझते हैं, जैसे एक सेट ए दिया हुआ है आपको 1,2 और एक सेट दिया आपको बी 1,2,3, ठीक है, ये दो सेट है। तो ए का हर एक एलिमेंट बी के अंदर लाई कर रहा है, देखो 1 भी है इसके अंदर और 2 भी है, तो यहाँ बोलते हैं कि ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी।
बी वाला जो सेट है ये सुपर सेट कहलाता है। अब ए बी का प्रॉपर सबसेट है क्योंकि ए का हर एक एलिमेंट बी के अंदर होना चाहिए। लेकिन अब अगर अपन इसको उल्टा बोले कि बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, अगर अपन बोलते हैं तो बी का एक एलिमेंट 1 तो इसके अंदर है, बी का एक एलिमेंट 2 भी इसके अंदर, लेकिन बी का एलिमेंट 3 जो है वो इसके अंदर नहीं है। तो अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट है तो बी ए का प्रॉपर सबसेट होगा, ऐसा सही नहीं है, ऐसा ट्रू नहीं है, ऐसा जरूर नहीं है। इसलिए मैंने बी इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए लिख दिया है। और बी इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए का मतलब हो जाएगा कि बी इज नॉट रिलेटेड टू ए। ये रिलेशन वाले रिलेशन के आर को ऐसा कट कर देंगे, बी इज नॉट रिलेटेड टू ए, ऐसा हो जाएगा इसका मतलब। और B इज नॉट रिलेटेड टू A का मतलब क्या हो गया कि अगर A B से रिलेटेड था तो B आपका A से रिलेटेड नहीं है, मतलब A B का प्रॉपर सबसेट है लेकिन B A का प्रॉपर सबसेट नहीं है। प्रॉपर सबसेट का मतलब यह है कि यहाँ पर जो सेट रहेगा आपका, उस सेट के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो इस सेट के अंदर होना चाहिए हर एक एलिमेंट, और ये वाला सेट सुपर सेट कहलाता है। फिर अगर आप B इज अ प्रॉपर सबसेट आप ले तो B का हर एक एलिमेंट A के अंदर होना चाहिए। तो B का हर एक एलिमेंट A के अंदर होना जरूरी नहीं है, इसलिए B इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए आया तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, B इज नॉट रिलेटेड टू ए। और जब B आपका A से रिलेटेड नहीं तो इसका मतलब ये हो गया कि देयरफॉर R इज नॉट सिमेट्रिक। R जो है वो सिमेट्रिक नहीं है, ये प्रूव करना था अपने को कि R सिमेट्रिक नहीं है, कर दिया अपन ने R नॉट सिमेट्रिक, R नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव प्रूव करना है तो ट्रांजिटिव वाली कंडीशन ले लो, उससे हो जाएगा। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या है? ट्रांजिटिव की कंडीशन है a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर हो एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर हो, आर से रिलेटेड हो, देन a कॉमा सी मस्ट बिलोंग टू आर। अगर a कॉमा बी आर से बिलोंग कर रहा है, b कॉमा सी भी आर से बिलोंग कर रहा है, तो a कॉमा सी भी आर से बिलोंग करना चाहिए, तभी वो ट्रांजिटिव होता है। तो आप यहाँ पर अपनी जो डेफिनेशन है उसी को ले लो अपन। क्या डेफिनेशन है अपनी? a रिलेटेड टू b, इसका मीनिंग है, इसकी डेफिनेशन दी है ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ये ए बी का प्रॉपर सबसेट है। अब बी कॉमा सी के प्लेस पे अपन ऐसा ले लेते हैं, बी रिलेटेड टू सी, देन इसका मीनिंग क्या हो जाएगा इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग? बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। अब देखो ए बी का प्रॉपर सबसेट है, मतलब ए का हर एक एलिमेंट बी के अंदर होगा, और बी सी का प्रॉपर सबसेट है, बी का हर एक एलिमेंट सी के अंदर होगा। सही है, तो अब अपने को ये प्रूव करना है कि ए जो है वो सी का भी प्रॉपर सबसेट होगा। तो देखो इसको 1 दे दो और इसको 2 दे दो। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2 से अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या कि ए बी का प्रॉपर सबसेट और बी सी का प्रॉपर सबसेट है, तो ए जो है वो सी का प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। अब देखो ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सी कैसे होगा, एक एग्जांपल से देख लो। मैंने लिख दिया यहाँ पे, आपको एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक सेट अपन ले लिए ए 1,2, ठीक है। एक सेट ले लिए अपन ने बी 1,2,3। ये ए देखो बी का प्रॉपर सबसेट, मतलब ए का 1 2 इसके अंदर है 1 2, और बी जो है वो सी का प्रॉपर सबसेट है, तो सी सेट एक ले लेते हैं अपन 1 2 3 और ये 4। अब देखना ए का हर एक एलिमेंट बी के अंदर है, तो ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी हो गया। बी का हर एक एलिमेंट सी के अंदर है, 1 2 3 1 2 3 इसके अंदर है, तो बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सी हो गया। अब देखो ए का हर एक एलिमेंट सी का भी हर एक एलिमेंट है क्या? है। देखो इसमें 1,2 था, इसमें 1,2 और ये 3,4 जाता है, तो ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। और ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सी आने का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ए इज रिलेटेड टू, और ए इज रिलेटेड टू सी आ गया। ए इज रिलेटेड टू बी था, ए बी इज रिलेटेड टू सी था, अपन ने ए इज रिलेटेड टू सी कर दिए। इसका मतलब ये हो गया कि आर जो है वो एक ट्रांजिटिव रिलेशन, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। इसको हटा दो आप, इसकी जरूरत नहीं है, मैंने ऐसे बताने के लिए दिया था इसको, क्योंकि डायरेक्ट लिख दिया मैंने वहां पे, आपको बता दिया कि ऐसा लिख सकते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट लिख सकते। अब देखो अपन ने क्या क्या प्रूव कर दिए, आर को रिफ्लेक्सिव प्रूव कर दिए, आर को नॉट सिमेट्रिक प्रूव कर दिया, और आर को ट्रांजिटिव प्रूव कर दिया। तो हैंस करके लिख दो, हैंस आर इज रिफ्लेक्सिव एंड नॉट सिमेट्रिक। आर जो है वो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं। QED।
and sport. ऐसे आप क्वेश्चन नंबर 34, एन इंसेक्ट इज क्राउलिंग अलोंग द लाइन वेक्टर r is equal to 6 i cap plus 2 j cap plus 2 k cap plus lambda into I cap minus 2 j cap plus 2 k cap, and another insect is crawling along the line vector r is equal to minus 4 i cap minus k cap plus mu into 3 i cap minus 2 j cap minus 2 k cap. At what points on the line should they reach so that the distance between them is shortest? Find the shortest possible distance between them. देखिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ध्यान से समझने जरा, अच्छा क्वेश्चन है. एन इंसेक्ट, कोई कीड़ा है, इज क्राउलिंग अलोंग द लाइन, एक कीड़ा है जो एक लाइन के अलोंग, क्राउलिंग मतलब उसके अलोंग वो रेंग रहा है. एक इंसेक्ट है या एक कीड़ा है जो एक इस लाइन के अलोंग रेंगते हुए जा रहा है लाइन के ऊपर. ऐसा लाइन ये दी हुई है आपको, वेक्टर फॉर्म में लाइन है. एंड अनदर इंसेक्ट इज क्राउलिंग अलोंग द लाइन, और एक दूसरा कीड़ा है जो दूसरी लाइन के अलोंग रेंगते हुए जा रहा है, उस लाइन के ऊपर ऐसा रेंग रहा है. एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द लाइन शुड दे रीच सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन देम इज शॉर्टेस्ट. अब उन दोनों कीड़ों को किस पॉइंट तक जाना चाहिए जिससे कि उन दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस जो है वो शॉर्टेस्ट हो जाए. फाइंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन द, और उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी आपको कैलकुलेट करना है. देखिए, मैं इसको फिगर से बताता हूँ आपको. मान लीजिए एक लाइन ये है, इस लाइन को बोल देते हैं अपन L1, और एक लाइन ये, इसको बोल दो L2. ठीक है, स्क्यू लाइंस है ये वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर A1 प्लस लैम्डा वेक्टर B1, और दूसरी वाली लाइन वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर A2 प्लस म्यू वेक्टर B2 के फॉर्म में. तो यहाँ से देखो, ये वेक्टर B1 है और ये वेक्टर B2 है. इसलिए डायरेक्शन रेशा, इसमें डायरेक्शन रेशोज जो है लाइन के, उसका रेशो देखो. यहाँ पे आई का कोफिशिएंट 1, यहाँ पे आई का कोफिशिएंट 3, तो 1/3. यहाँ पे -2 है, आई जे केप का कोफिशिएंट यहाँ -2 है. ये 1/3 इज इक्वल टू -2/-2 इज इक्वल टू के केप का कोफिशिएंट 2, और ये -2, 2/-2. ये 1/3 है, ये -2/2, ये 1 हो गया. ये 2/-1, ये -1 हो गया. ये 1 हो गया, और ये 1/3. देखो, इसके रेशो इक्वल नहीं है, डायरेक्शन रेशोज जो है वो प्रोपोर्शनल नहीं है या सेम रेशो में नहीं है. इसका मतलब जो लाइंस है वो स्क्यू लाइंस है. इसलिए मैंने दो ऐसी स्क्यू लाइंस ले लिया. स्क्यू लाइंस आपको पता है जो नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग होती, ना तो वो पैरेलल होती है और ना ही इंटरसेक्टिंग होती है. तो अब ये जो दो लाइनें हैं, एक लाइन ये है, इसके अलावा मान लीजिए कोई कीड़ा ऐसा चलते 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 इस पॉइंट तक आ गया, यहाँ तक आ गया कोई कीड़ा, इसको P पॉइंट दे दिया मैंने. और एक दूसरी लाइन है, इसके ऊपर एक कोई दूसरा कीड़ा, ये रेंगते रेंगते यहाँ तक आ गया, इसको मैंने Q पॉइंट दे दिया. अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइंस, दोनों पॉइंट्स के ऊपर, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, शुड दे रीच सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन देम इज शॉर्टेस्ट. ये वाला जो पहला कीड़ा था इस लाइन पे चल रहा था, वो इस पॉइंट पे आया, और दूसरा कीड़ा जो इस लाइन पे चल रहा था, इस लाइन के अलॉन्ग चल रहा था, वो यहाँ तक आया. तो उनको कहाँ तक जाना चाहिए ताकि इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस शॉर्टेस्ट हो जाए. मतलब ये वाला कीड़ा चलते चलते यहाँ तक आया, ये वाला कीड़ा चलते चलते यहाँ तक आया, तो ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होना चाहिए. इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए इस कीड़े को कितना चलना चाहिए और इस कीड़े को कितना चलना चाहिए. मतलब इसको P तक चला दिया और इसको Q तक चले. फाइंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन द, और इनके बीच की फिर डिस्टेंस भी निकालना है. तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि डिस्टेंस बिटवीन दिस L1 एंड L2, ये कैसी होना चाहिए? शॉर्टेस्ट होना चाहिए. शॉर्टेस्ट मतलब कम से कम डिस्टेंस होना चाहिए, और कम से कम जो डिस्टेंस होती है वो पैरेलल डिस्टेंस होती है. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि ये जो P पॉइंट है और ये जो Q पॉइंट, इसको ज्वाइन करेंगे तो ये PQ आएगा. तो ये जो PQ वाली जो लाइन है वो इस लाइन के भी साथ 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए, और इस लाइन के साथ भी उसने 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए, तभी ये PQ जो है दोनों लाइन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी. ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा कि दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होने के लिए ये जो P पॉइंट और Q पॉइंट इसको ज्वाइन करेंगे तो जो लाइन आएगी PQ, ये PQ इस लाइन के ऊपर भी 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए और इस लाइन के ऊपर भी 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए. अगर दोनों लाइन के परपेंडिकुलर हो गई, PQ L1 के भी परपेंडिकुलर हो गई, L2 के भी परपेंडिकुलर हो गई, तो दोनों स्क्यू लाइंस के बीच की जो शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होगी वो शॉर्टेस्ट होगी. अपने को क्या करना है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस, उनके बीच की शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस भी निकालना. और यहाँ बोला है उसने
एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द लाइन शुड दे रीच सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन देम इज शॉर्टेस्ट। मतलब इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट भी आपको कैलकुलेट करना है। अगर क्वेश्चन में इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट नहीं पूछता वो, तो हम ये दोनों पॉइंट के बीच की, ये दोनों लाइन स्क्यू लाइन है, इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए अपने पास में फॉर्मूला था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन डी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 डॉट वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। उस फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू रख के अपन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल सकते थे, लेकिन डिस्टेंस तो अपन निकाल सकते हैं इससे, लेकिन ये पॉइंट नहीं निकलेंगे आपके पी और क्यू। पी और क्यू के कोऑर्डिनेट अपने को निकालना है कि वो कीड़ा इस लाइन पे कितनी डिस्टेंस उसको चलना चाहिए और इस लाइन पे उस कीड़े को कितनी डिस्टेंस चलना चाहिए, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए। इसलिए यहाँ पर अपन दो लाइंस के बीच की, जो दो स्क्यू लाइंस के बीच की जो शॉर्टेड डिस्टेंस है वो वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे और क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, फिर दोनों के बीच की डिस्टेंस पी क्यू निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से। ठीक है, तो देखिए आप पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपने कैसे निकलेंगे। इसके लिए ये जो लाइन है, ये लाइन, ये वाली L1 बोला है मैंने इसको, तो ये वेक्टर फॉर्म में दी हुई है दोनों लाइनें। तो हम क्या करते हैं कि जो लाइनें वेक्टर फॉर्म में है, इसको यदि अपन कार्टेशियन फॉर्म में लिख ले तो अपना ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। मतलब पी पॉइंट और क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट आसानी से आ जाएंगे और उसके बाद उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लेंगे अपन। इस लाइन को मैं वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। अब देखो इस लाइन को यदि अपन रीड करें, वेक्टर आर इज इक्वल टू 6ik प्लस 2jk प्लस 2kk इस पॉइंट से पास हो रही है, और ये वाला जो वेक्टर है लैम्डा के साथ में, इस वेक्टर के वो पैरेलल है। अपने पास में एक लाइन का इक्वेशन होता है कि वो एक पॉइंट से पास हो रही है, इस पॉइंट से पास हो रही है और इस वेक्टर बी के वो पैरेलल है। तो एक पॉइंट x1 y1 रहता है, x1 y1, एक पॉइंट x1 y1 z1 से वो पास हो रही है और इस वेक्टर के पैरेलल है, तो उसका इक्वेशन क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। तो हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट से वो पास हो रही है, 6 2 से पास हो रही है, और जिस वेक्टर की वो पैरेलल है उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, आई कैप का कोफिशिएंट 1, जे कैप का कोफिशिएंट -2 और के कैप का कोफिशिएंट 2। तो इससे मैं इसका कार्टेशियन इक्वेशन लिख लेता हूँ। इस लाइन का क्या हो जाएगा, कार्टेशियन इक्वेशन हो जाएगा x माइनस x1 के प्लेस पे 6, y1 के प्लेस पे 2 और z1 के प्लेस पे 2 रख दो, तो x माइनस x1 के प्लेस पे 6 अपॉन a के प्लेस पे यहाँ से रख दो वैल्यू, आई कैप का कोफिशिएंट 1 इज इक्वल टू y माइनस y1 की वैल्यू 2 अपॉन b की वैल्यू जे कैप का कोफिशिएंट -2 इज इक्वल टू z माइनस z1 की वैल्यू ले लो 2 और k का कोफिशिएंट है 2, तो ये हो जाएगा आपका c। तो देखो ये वाली जो लाइन थी आपकी जो वेक्टर फॉर्म में लिखी थी, उसका कार्टेशियन इक्वेशन ये हो गया। ये वाली लाइन भी आपकी किस पॉइंट से पास हो रही है, 6, 2, 2 से पास हो रही है, और जिस वेक्टर की वो पैरेलल है उसकी डायरेक्शन रेशियोज 1 -2 2 है। तो ये डायरेक्शन रेशियोज मैंने यहाँ से ले लिया 1 -2 2 और पॉइंट यहाँ से ले लिया 6 2 2। तो ये कार्टेशियन इक्वेशन हो गया आपकी इस पहली लाइन का। फिर ऐसे ये जो दूसरी लाइन है इसका इक्वेशन ये दिया हुआ है, इसका भी कार्टेशियन इक्वेशन लिख लेते हैं। इसका कार्टेशियन इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस x1 के प्लेस पे आई कैप का कोफिशिएंट -4 दिया हुआ है, तो मतलब यहाँ पे x1 की वैल्यू -4 आएगी, तो ये माइनस माइनस +4 हो जाएगा अपॉन किस वेक्टर के पैरेलल है, वो इस वेक्टर के पैरेलल है। तो ये डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएगा, आई कैप का कोफिशिएंट 3 इज इक्वल टू y माइनस y1 की वैल्यू, अब देखो यहाँ पे जे केप वाली टर्म एब्सेंट है, जे केप का कोफिशिएंट एब्सेंट है, -4 आई केप माइनस के केप दिया है, तो जो टर्म एब्सेंट रहती है उसके कोफिशिएंट को अपन 0 ले लेते हैं, तो 0 जे कैप लिख सकते हैं यहाँ पर, 0 जे कैप। तो जो आपका y2 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0, और 0 आपका ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव, तो -0 लिख दो, +0 से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, अपॉन y माइनस y1 अपॉन b की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी, जे केप का कोफिशिएंट -2 इज इक्वल टू z माइनस z1 की वैल्यू, ये k का कोफिशिएंट है -1, तो -1 होगी z1 की वैल्यू, तो माइनस माइनस ये +1 हो जाएगा अपॉन c के प्लेस पे ये k का कोफिशिएंट -2। देखो ये उस लाइन का इक्वेशन आ गया जो किस पॉइंट से पास हो रही है, ये -4, 0, -1, ये -4, 0, -1 पॉइंट से पास हो रही है, और इसकी डायरेक्शन रेशियोज क्या है 3 -2 -2, ये 3 -2 तो देखो ये दोनों वेक्टर फॉर्म में जो लाइन थी उसको मैंने कार्टेशियन फॉर्म में लिख लिया। अब इससे अपन आसानी से इस पी पॉइंट के और इस की पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं।
तो अब पी के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने के लिए ये जो लाइन है इसके इक्वल में लैम्डा सपोज कर लेता हूँ, इज इक्वल टू लैम्डा, ये सपोज कर लिए। और इस क्यू पॉइंट के पोजीशन, इस क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इस लाइन के इक्वल में म्यू सपोज कर लेता हूँ, म्यू, ये सपोज कर लिए अपन ने दोनों चीज। अब देखिए ये जो पी पॉइंट है वो इस लाइन के ऊपर है, तो इस लाइन के ऊपर किसी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो एक्स वाई जेड की वैल्यू होती है, तो यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो लैम्डा के टर्म में, और यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं म्यू के टर्म में, तो ये पी पॉइंट और क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे अपने। ठीक है, अब मैं इसको लिखता हूँ और कोऑर्डिनेट भी लिख देंगे। अब देखिए अपने को कैलकुलेट क्या करना है, अपने को ये पी पॉइंट और ये क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है, और ऐसे कैलकुलेट करना है कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, दोनों लाइनों के बीच की डिस्टेंस शॉर्टेस्ट हो जाए। तो डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2 विल बी शॉर्टेस्ट, डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2 विल बी शॉर्टेस्ट, लेकिन कब, जब PQ इज परपेंडिकुलर टू L1 एंड L2 हो जाएगा। तो ये PQ को ज्वाइन कर देता हूं मैं यहाँ पे, ये PQ को ज्वाइन करते तो यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा और यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। जब ये PQ आपकी L1 के साथ, ये PQ आपकी L1 के साथ और ये PQ आपकी L2 के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, तभी दोनों लाइनों के बीच की डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होगी। लिखता हूं मैं इसको, डिस्टेंस बिटवीन L1 and L2 will be shortest when PQ is perpendicular to L1 and L2 both। जब ये PQ L1 और L2 दोनों के परपेंडिकुलर होगी तभी इन दोनों लाइनों के बीच की डिस्टेंस जो होगी वो शॉर्टेस्ट होगी। तो अब इसके इक्वल अपन ने लैम्डा ले लिया, इसके इक्वल म्यू ले लिए, तो यहाँ से P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यू लैम्डा के टर्म में, और यहाँ से Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो देयरफॉर P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ये 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो लैम्डा और -6 को इधर शिफ्ट करो तो लैम्डा प्लस 6 हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट, लैम्डा प्लस 6। वाई कोऑर्डिनेट निकालो यहाँ से, ये -2 लैम्डा और -2 को शिफ्ट करेंगे तो +2, -2 लैम्डा +2, ये वाई कोऑर्डिनेट, और जेड कोऑर्डिनेट निकाल लो, 2 लैम्डा और -2 को शिफ्ट करेंगे तो +2 हो जाएगा, 2 लैम्डा +2। देखो ये पी पॉइंट आ गया अपना, लैम्डा के टाइम भी लैम्डा की वैल्यू निकाल के इसके अंदर रखेंगे। अब ऐसे ही इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट क्यू है तो इसके कोऑर्डिनेट 3 का इंटू म्यू में कर लो और +4 को इधर शिफ्ट कर लो, एंड क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट 3 को म्यू में मल्टीप्लाई करो और 4 को शिफ्ट करो, ये हो जाएगा 3 म्यू -4, ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। वाई कोऑर्डिनेट -2 म्यू और 0 को शिफ्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, -2 म्यू, और z कोऑर्डिनेट ये -2 से क्रॉस मल्टीप्लाई -2 म्यू, और ये 1 को शिफ्ट करेंगे तो -1, -2 म्यू और ये -1, ये आ गए आपके क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट। इसके अंदर ये म्यू अपन ने जो सपोज करे उसकी वैल्यू निकाल के रखना है। तो अब अपना टारगेट रहेगा लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालना। लैम्डा और म्यू की वैल्यू जैसी ही आपके पास में आएगी, आप यहाँ रख दो तो पी पॉइंट आ जाएगा और यहाँ रख दो तो क्यू पॉइंट आ जाएगा, ये दोनों पॉइंट अपने निकल जाएंगे जो अपने को पॉइंट निकालना। फिर हमको क्या करना था कि फाइंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन, और उनके बीच की शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस भी निकालना है। तो ये पी क्यू के बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे अपन डिस्टेंस फॉर्मूले से। इसमें जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन वाला जो फॉर्मूला अपने पास वो लगाने की जरूरत नहीं, डिस्टेंस फॉर्मूले से ही निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसने ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पूछा है, कभी वो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट नहीं पूछता तो अपन डायरेक्ट शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के कर लेते हैं इसको। तो चलिए अब अपना टारगेट है ये लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालना। तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करते हैं, ये पी क्यू दोनों पॉइंट आ गए अपने पास में, तो पहले पी क्यू की डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेता हूँ मैं, 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन की डायरेक्शन रेशियो। फिर ये पी क्यू लाइन को L1 के ऊपर परपेंडिकुलर ले लेते हैं। जब दो लाइनें परपेंडिकुलर रहती है तो कंडीशन A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 = 0 में वैल्यू रखते हैं, एक इक्वेशन मिलेगा अपने को। फिर ये पी क्यू जो है L2 लाइन के ऊपर भी परपेंडिकुलर है, तो इसकी भी डायरेक्शन रेशियोज में A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 = 0 में वैल्यू रख के एक इक्वेशन मिलेगा। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू आ जाएगी। जो लैम्डा और म्यू की वैल्यू आएगी उसको पी में रखेंगे, क्यू में रखेंगे, तो ये पी पॉइंट और क्यू पॉइंट आ जाएगा। मतलब वो कीड़े को, ये वाला पहली लाइन पे जो कीड़ा चल रहा था उसको इस पॉइंट पे आना चाहिए, और दूसरी लाइन पे जो कीड़ा रेंग रहा था उसको इस पॉइंट पे आना चाहिए, जिससे कि उन दोनों के बीच की डिस्टेंस शॉर्टेस्ट हो जाए। तो चलिए डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेते हैं अपन। ये है पी और क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ये पी और क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट को मैंने यहाँ पे ले लिया है। अब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू निकाल लेते हैं। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू,
क्या होते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू? ए इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन, बी इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन और सी इज इक्वल टू जेड टू माइनस जेड वन। इसको ले लो एक्स वन वाई वन जेड वन, इसको ले लो एक्स टू वाई टू जेड टू। तो एक्स टू माइनस एक्स वन 3 म्यू माइनस 4 माइनस एक्स वन, माइनस साइन का इंटू कर लो, लैम्डा प्लस 6, ये वाई वन है, इसे माइनस साइन का इंटू कर लो, माइनस लैम्डा माइनस 6, ये हो गया आपका ए। बी इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन, ये है आपका वाई टू, तो माइनस 2 म्यू माइनस वाई वन, इसको माइनस करो तो माइनस 2 लैम्डा का प्लस 2 लैम्डा और प्लस 2 का माइनस 2 और c इज इक्वल टू जेड टू माइनस जेड वन, ये जेड टू है और ये जेड वन है, तो जेड टू है आपका माइनस 2 म्यू माइनस 1 और इसमें से जेड वन को माइनस करो तो माइनस 2 लैम्डा और ये माइनस 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, दैट इज 3 म्यू माइनस लैम्डा माइनस 4 माइनस 6 माइनस 10, फिर इसको सॉल्व कर लो, ये तो सॉल्व ही है, माइनस 2 म्यू प्लस 2 लैम्डा माइनस 2 और इसको प्लस कर लो, माइनस 1 माइनस 2 को माइनस 3 हो जाएगा, ये माइनस 2 म्यू माइनस 2 लैम्डा और माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3। ये आ गई आपकी पी क्यू की डायरेक्शन रेशियो, जिसको ए बोल सकते हैं, इसको बी बोल सकते हैं, इसको सी बोल सकते हैं। अब ये जो पी क्यू है, ये पी क्यू L1 के ऊपर भी परपेंडिकुलर होना चाहिए और L2 के ऊपर भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो दोनों बार ले लेते हैं। सिंस PQ इज परपेंडिकुलर टू L1, PQ जो है वो L1 के ऊपर परपेंडिकुलर होना चाहिए, देन कंडीशन क्या बनेगी, देन A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है तो उनकी डायरेक्शन रेशियोज में ये वाला रिलेशन रहता है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। अब A1 A2 PQ की डायरेक्शन रेशियोज को ले लेते हैं, A1 B1 C1 इसको ले लेते हैं PQ को, और A2 B2 C2 L1 से ले लेते थे, ये A2 ये B2 और ये C2 रख दो वैल्यू। A1 की वैल्यू 3 म्यू माइनस लैम्डा माइनस 10 और A2 की वैल्यू ले लो आप, ये A1 ले लिया मैंने, इससे PQ की डायरेक्शन रेशियो से इसको A1 इसको B1 और इसको C1 लेंगे, और A2 B2 C2 L1 से ले लो। L1 में देख लो, ये L1 है आपकी ये वाली, ये A2 ये B2 और ये C2, तो A2 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस B1 B2, तो B1 की वैल्यू ये वाली ले लो, माइनस 2 म्यू प्लस 2 लैम्डा माइनस 2 इंटू B2, B2 को आप L1 से ले लो, B2 माइनस 2, ये माइनस 2 प्लस C1 ये ले लो, माइनस 2 म्यू माइनस 2 लैम्डा माइनस 3 इंटू C2 आप L1 से ले लो 2, ये रहा C2 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो, 1 का इंटू कर लेंगे तो 3 म्यू माइनस लैम्डा माइनस 10, इसमें आप माइनस 2 का इंटू कर लो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4 म्यू माइनस 4 लैम्डा और माइनस 2 का माइनस 2 में करेंगे तो प्लस 4, फिर ये 2 का इंटू ये वाले ब्रैकेट में कर लो, माइनस 2 2 जा 4 म्यू माइनस 2 2 जा 4 लैम्डा माइनस 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लो तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, देखो कुछ कैंसिल होते दिख रहा है, ये नेगेटिव 4 म्यू और ये पॉजिटिव 4 म्यू को कैंसिल कर लो और बाकी को प्लस माइनस कर लो, सावधानी से करना। क्या हो जाएगा, ये 3 म्यू अकेला है, 2 म्यू तो कैंसिल हो गए, ये 3 म्यू ये माइनस लैम्डा माइनस 4 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा और माइनस 4 लैम्डा माइनस 9 लैम्डा हो गया, माइनस 9 लैम्डा, कॉन्स्टेंट वाली टर्म माइनस 10 और ये माइनस 6 माइनस 16 हो गए दो, और ये प्लस 4, माइनस 16 प्लस 4 करेंगे तो माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 3 से डिवाइड हो जाता है, इक्वेशन 3 से डिवाइड कर लो तो ये म्यू माइनस 3 लैम्डा माइनस 3 4 जा 12 इज इक्वल टू 0, माइनस 4 को उधर शिफ्ट कर लो, एक इक्वेशन आ जाएगा,
म्यू माइनस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 4। इसको एक इक्वेशन दे दो आप। ये एक इक्वेशन आया आपका म्यू और लैम्डा में। अब एक इक्वेशन और आएगा। अभी अपन ने क्या करे, पी क्यू को अपन ने L1 के परपेंडिकुलर लिए, पी क्यू जो है वो L2 की भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो एक बार इसको ले लो तो एक इक्वेशन इससे भी आ जाएगा। ऑल्सो पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू L2। पी क्यू जो है वो L2 के ऊपर भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, तभी दोनों लाइनों के बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस पी क्यू होगी। तो अब फिर से दो लाइन परपेंडिकुलर हैं, देन कंडीशन वही A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। A1 B1 C1 की वैल्यू ये PQ की डायरेक्शन रेशियो से ले लेते हैं, और A2 B2 C2 की वैल्यू L2 की डायरेक्शन रेशियो से ले लेते हैं। ये वाली L2 3 -2 -2। चलो रखते हैं इसके अंदर वैल्यू, विच एम्प्लाइज A1 की वैल्यू 3 म्यू माइनस लैम्डा माइनस 10। A2 की वैल्यू L2 से ले लो ये 3 प्लस B1 की वैल्यू ये वाली -2 म्यू प्लस 2 लैम्डा -2 इंटू B2 की वैल्यू L2 से ले लो -2 प्लस C1 C2, C1 की वैल्यू ये वाली -2 म्यू -2 लैम्डा -3 इंटू C2 की वैल्यू यहाँ से L2 से ले लो -2 इज इक्वल टू 0। बस इसको सॉल्व करना है। मैं इसको अगले पेज में ले लेता हूँ। देखिए मैंने उसी को यहाँ पे ले लिया है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए ब्रैकेट खोल देते हैं। विच एम्प्लाइज 3 3 9 म्यू -3 लैम्डा -10 3 30। फिर ये वाले ब्रैकेट खोल देते, -2 का इंटू करो तो -2 म्यू, ये -2 का ब्रैकेट में इंटू करो, -2 म्यू इंटू -2 करेंगे तो +4 म्यू हो जाएगा। -2 का 2 लैम्डा में करेंगे तो -4 लैम्डा हो जाएगा। -2 का -2 में करेंगे तो +4। ये -2 का इंटू कर लेंगे, ये वाले ब्रैकेट को भी खोल दो, -2 का इंटू कर लो तो माइनस माइनस +4 म्यू -2 लैम्डा में -2 का करेंगे तो +4 लैम्डा, और -3 में -2 का करेंगे तो +6 इज इक्वल टू 0। देखो इसमें जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लो। ये -4 लैम्डा और ये +4 लैम्डा, ये कैंसिल हो गया। बाकी को प्लस माइनस करके लिख दो, क्या हो जाएगा, विच एम्प्लाइज ये 9 म्यू +4 म्यू 13 म्यू, 13 म्यू +4 म्यू 17 म्यू, -3 लैम्डा अकेला बचा, -3 लैम्डा, ये -30 और ये +4 +6, 6 + 4 10 हो जाएगा। 10 -30 करेंगे तो -20 इज इक्वल टू 0। नहीं हुआ है, ध्यान से करना। ये -20 को इधर शिफ्ट कर दो, तो विच एम्प्लाइज 17 म्यू -3 लैम्डा इज इक्वल टू 20। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दो। ये आ गया इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो लैम्डा म्यू की वैल्यू आ जाएगी, उसको उठा के ये वाले पी और क्यू पॉइंट में रख देंगे तो पॉइंट आ जाएंगे, फिर उसके बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो चलिए फ्रॉम, अब इक्वेशन फर्स्ट में देखो क्या दिख रहा है, ये 3 म्यू इक्वेशन फर्स्ट में -3 लैम्डा दिख रहा, और इसमें भी -3 लैम्डा दिख रहा सेकंड में। तो दोनों सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देते, दोनों के साइन सेम है तो एक का साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस माइनस कैंसिल होके म्यू की वैल्यू आई। तो मैं सेकंड इक्वेशन बड़ा दिख रहा है, इधर 20 दिख रहा और इधर आपका 4 दिख रहा, तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर लेता हूँ। कैसे भी कर सकते हैं आप, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन को लिख लेता हूँ पहले, 17 म्यू -3 लैम्डा इज इक्वल टू 20। 1 को माइनस कर रहे हैं तो 1 को उसके नीचे लिख लो, म्यू -3 लैम्डा इज इक्वल टू 4, म्यू -3 लैम्डा इज इक्वल टू 4। अब आप इस इक्वेशन को माइनस करें तो इसके साइन चेंज कर लेते हैं,
ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, लाइन ड्रॉ कर लो। ये 3 लैम्डा नेगेटिव और 3 लैम्डा पॉजिटिव कैंसल्ड, दोनों कैंसिल कर लो। 17 म्यू माइनस म्यू करेंगे तो 16 म्यू आ जाएगा। 16 म्यू इज इक्वल टू 20 माइनस 4 करेंगे तो 16, 16 म्यू इज इक्वल टू 16, तो म्यू इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। म्यू की वैल्यू तो आ गई 1। अब आपको लैम्डा की वैल्यू चाहिए, तो ये वाला फर्स्ट इक्वेशन है, छोटा दिख रहा है, इसी में रख दो तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट रख दो, इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पर म्यू के प्लेस पे 1, ये हो जाएगा 1 माइनस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 4, विच एम्प्लाइज माइनस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 4 माइनस 1, तो माइनस 3 लैम्डा, 4 माइनस 1 करेंगे तो 3, तो 3 माइनस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 3, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ये लैम्डा की वैल्यू आ गई -1, म्यू की आ गई 1 और लैम्डा की आ गई -1। ये दोनों वैल्यूज को अपन, ये जो अपने पी और क्यू पॉइंट है, ये वाले जो पी और क्यू है, इसके अंदर रख देते हैं, तो ये पॉइंट्स आ जाएंगे जो अपने को कैलकुलेट करना है। ये वो पी और क्यू पॉइंट थे, इसमें लैम्डा और म्यू की वैल्यू रख देते हैं। म्यू की वैल्यू 1 है और लैम्डा की वैल्यू -1 है, तो देयरफॉर पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, यहाँ रखो, लैम्डा की वैल्यू -1 रखना है, -1 + 6 करेंगे तो 5 हो जाएगा। यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू -1 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 और +2 4 हो जाएगा। यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू -1 रखें तो -1 × 2 करें तो -2 और +2 0 हो जाएगा। पी पॉइंट तो आ गया आपका 5, 4, 0 एंड क्यू पॉइंट, इसके अंदर म्यू की वैल्यू रख दो। म्यू की वैल्यू कितनी आई है, म्यू की वैल्यू 1 आई है, रख दो इसमें 1। यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये 3 × 1 करेंगे, 3 - 4 करेंगे तो -1। यहाँ पर म्यू की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 × -2 करेंगे तो -2। यहाँ पर म्यू की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 × 2 -2 -1 -3 हो जाएगा। तो ये पी पॉइंट आ गया 5, 4, 0 और क्यू पॉइंट आ गया -1, -2, -3। ये पी और क्यू पॉइंट आ गए, ये आपके आंसर्स हैं। मतलब उन दोनों लाइन के अलॉन्ग जो दो कीड़े चल रहे थे अलग अलग लाइन के ऊपर, अलग अलग कीड़े, उनको पी पॉइंट पे यहाँ तक, पहली लाइन पे यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा और दूसरी लाइन के ऊपर दूसरे कीड़े को यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। अब इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे तो वो शॉर्टेड डिस्टेंस ही निकलेगी। अब अपन डायरेक्ट शॉर्टेड डिस्टेंस निकाल लेते, डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लेते। नाउ shortest distance PQ is equal to under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square। ये दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का 3D का फॉर्मूला रखो इसके अंदर वैल्यू, विच इज इक्वल टू x1 y1 z1 की वैल्यू p से रखो, x2 y2 z2 की वैल्यू q से रखो। तो x2 minus x1 तो -1 -5 स्क्वेयर प्लस y2 minus y1 -2 -4 स्क्वेयर प्लस z2 minus z1 -3 -0 स्क्वेयर। इसको सॉल्व करो, विच इज इक्वल टू अंडर रूट -1 -5 -6 का स्क्वायर करेंगे तो +36 हो जाएगा, प्लस -2 -4 -6 हो जाएगा, -6 का स्क्वायर करेंगे तो +36, प्लस -3 -0 तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो +9, विच इज इक्वल टू, प्लस कर लो इनको, ये 72 हो गया, 72 + 9 करेंगे तो 81 हो जाएगा। और अंडर रूट 81 को क्या लिख सकते हैं, 81 का स्क्वायर रूट 9, तो 9 यूनिट्स। ये आपका आंसर आ गया कि उन दोनों लाइनों के बीच की जो पॉसिबल शॉर्टेड डिस्टेंस थी वो 9 यूनिट होना चाहिए। अब देखिए अपन ने इसमें डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करें, क्योंकि पी और क्यू पॉइंट तो अपने को निकालना ही था, इसलिए अपन ने जब पी और क्यू आ गए तो ये इससे कर लिया। अगर क्वेश्चन के अंदर कभी ये पॉइंट नहीं पूछता, वो केवल दोनों लाइन के बीच की शॉर्टेड डिस्टेंस बोलता, तो अपन डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस का अपना वेक्टर वाला जो फॉर्मूला है उसका यूज कर, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, उससे भी निकालेंगे। यदि आप
तो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही वाली आएगी। लेकिन अगर आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 9 यूनिट फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, स्क्यू लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला वेक्टर वाला उससे निकाल लेते हैं, तो डिस्टेंस याद है, फिर ये पॉइंट कहाँ से लाएंगे? पॉइंट निकालने के लिए आपको ऐसा इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा, जैसा मैंने सॉल्व करा लैम्डा और म्यू की वैल्यू। जब पॉइंट अपने पास में डायरेक्ट यहाँ पे आ गए तो फिर आप इसमें वेक्टर वाला फॉर्मूला लगा के कोई फायदा नहीं, आप डायरेक्ट दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आप डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल सकते। तो ऐसा आपका ये जोरदार क्वेश्चन है। ठीक है, ये 34 का और है, आपको एग्जामिनेशन में एक ही क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 34 का और है, द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ रॉकेट आर, एक रॉकेट है उसके मोशन का इक्वेशन दिया हुआ x इज इक्वल टू 2t, y इज इक्वल टू -4t, z इज इक्वल टू 4t। इस इक्वेशन में वो मूव कर रहा है या मोशन कर रहा है, वेयर द टाइम t इज गिवन इन सेकंड, और ये जो t आपको दिख रहा है ये सेकंड्स में गिवन है, टाइम है। एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ मूविंग पॉइंट इन किलोमीटर, और जो मूविंग पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो किलोमीटर में। व्हाट इज द पाथ ऑफ द रॉकेट, तो रॉकेट का पाथ कैलकुलेट करना, मतलब उसके पाथ का इक्वेशन। तो रॉकेट ऐसा आपका जा रहा होगा तो आपको लाइन का इक्वेशन कैलकुलेट करना है, एक बात। दूसरा, एट व्हाट डिस्टेंस विल द रॉकेट बी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ओ 0,0,0 एंड फ्रॉम द फॉलोइंग लाइन इन 10 सेकेंड्स। देखिए वो जो रॉकेट है वो 10 सेकंड तक के मूव होगा। मान लीजिए यहाँ से उसने चलना शुरू करा था और 10 सेकंड में वो यहाँ आ गया। अब यहाँ पे उसकी पोजीशन, यहाँ पे वो पॉइंट यहाँ है, वो अभी 10 सेकंड के बाद। अब इस रॉकेट की या यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट ओ है, मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर ओ है, तो इसकी डिस्टेंस कैलकुलेट करना आपको, ये स्टार्टिंग पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे पहुंचा। एंड फ्रॉम द फॉलोइंग लाइन इन 10 सेकंड, ये जो नीचे लाइन दी हुई, कोई ऐसी लाइन होगी नीचे, ये लाइन है ऐसी, इस लाइन से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी। 10 सेकंड के बाद यहाँ से यहाँ पहुंच गया रॉकेट, तो अब ये रॉकेट की आपको स्टार्टिंग पॉइंट ये ओ है, ये स्टार्टिंग पॉइंट ओ है, इससे इसकी डिस्टेंस बताना है कि कितनी डिस्टेंस पे रॉकेट है, और ये रॉकेट की इस लाइन से भी डिस्टेंस बताना है। तो दो चीज ये कैलकुलेट करना, और एक रॉकेट किस लाइन में, या व्हाट इज द पाथ ऑफ द रॉकेट, रॉकेट का पाथ मतलब उस लाइन का इक्वेशन भी कैलकुलेट करना है जिसके अंदर वो मूव हो रहा है। ये एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट दिए हुए, इसको यदि अपन सॉल्व कर ले तो अपने को एक लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा। उसी लाइन में वो क्या करेगा, उसी लाइन के अंदर वो मोशन करेगा, और वही आपके रॉकेट के पाथ का इक्वेशन हो जाएगा। देखिए सबसे पहले x इज इक्वल टू 2t, y इज इक्वल टू -4t और z इज इक्वल टू 4t, ऐसा दिया हुआ है। तो यहां से अपन क्या करो कि x की, इसको यहां से t की वैल्यू निकाल लो, यहां से t की वैल्यू निकाल लो, और यहां से t की वैल्यू निकालो, तीनों जगह से t की वैल्यू, और उसको अपन इक्वल रख देंगे तो एक्स वाई जेड आपका लाइन के फॉर्म में आ जाएगा। तो देखो यहाँ से अगर अपन इसको सॉल्व करें तो x/2 इज इक्वल टू टी हो जाएगा। यहाँ से -4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो y/-4 इज इक्वल टू टी हो जाएगा, और यहाँ से 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो z/4 इज इक्वल टू टी हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा, यहाँ देयरफॉर लगा लो, ऐसा हो जाएगा। अब देखो x/2 भी t के इक्वल है, y/-4 भी t के इक्वल है, z/4 भी t के इक्वल है, तो ये तीनों को अपन इक्वल लिख देते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका, x/2 इज इक्वल टू y/-4 इज इक्वल टू z/4, और इसके इक्वल t था, जैसा अपन लाइन के इक्वेशन के इक्वल लैम्डा लेते हैं ऐसा t था। तो देखो ये लाइन का इक्वेशन आ गया, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c के फॉर्म में आ गया। x माइनस x1 के प्लेस पे 0 है यहाँ पे, y माइनस y1 के प्लेस पे 0 है, z माइनस z1 के प्लेस पे 0 है, और ये a b c की वैल्यू। ये लाइन का इक्वेशन आ गया आपका, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c के फॉर्म में। यहाँ पर जो x1 y1 z1 पॉइंट है वो कैसे है, 0 0, मतलब ओरिजिन से जा रही है ये वाली लाइन। ये लाइन का इक्वेशन मिल गया, तो यही आपके उस रॉकेट का पाथ होगा। व्हाट इज द पाथ ऑफ द रॉकेट, ये है पाथ ऑफ द रॉकेट, इसको लिख देता हूं मैं, ये है आपका पाथ ऑफ द रॉकेट। ये रॉकेट का पाथ है, मतलब इस पाथ में या इस लाइन में वो मूव कर रहा है। ये एक पार्ट तो इसका सॉल्व हो गया। अब दूसरा पार्ट क्या है इसका, एट व्हाट डिस्टेंस विल द रॉकेट बी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिग पॉइंट दिया हुआ है 0,0 एंड फ्रॉम द फॉलोइंग लाइन इन 10 सेकेंड। अब रॉकेट जो है वो 10 सेकेंड तक चलेगा, तो 10 सेकेंड में जब वो चला, मूव होके गया हो, अब 10 सेकेंड के बाद में उस रॉकेट की
स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस निकालना, मतलब ओ से डिस्टेंस निकालना, एक बात। और दूसरी बात ये कि उस रॉकेट की ये जो लाइन एक दी हुई है, इस लाइन से भी आपको डिस्टेंस निकालना है। तो इसको मैं आपको फिगर के थ्रू बताता हूँ। एक पार्ट तो हो गया आपका, ये आंसर आ गया आपका, एक तो आंसर बोल देंगे, एक आंसर हो गया। ठीक है, अब मैं अगले पेज में ले लेता हूँ इसको, तो थोड़ा आसानी से बता पाऊंगा मैं आपको। मान लीजिए वो जो अपन ने अभी इक्वेशन निकाले वो ये वाला है, ये लाइन का इक्वेशन है वो। तो यहाँ पे वो स्टार्टिंग पॉइंट है, हाँ यहाँ पे ले लेते हैं अपन स्टार्टिंग पॉइंट ओ, ये ओ पॉइंट है। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट है 0,0,0। अब यहाँ से उस रॉकेट ने चलना शुरू किया और चलते चलते 10 सेकंड के बाद में मान लीजिए वो यहाँ पे आ गया, इस पॉइंट पे आ गया वो 10 सेकंड बाद। इस पॉइंट को मैं पी पॉइंट बोल देता हूँ, ये पी पॉइंट आ गया, आ गया पी पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से चला और ये पी पॉइंट आ गया। अब इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, देखो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स की वैल्यू यहाँ से अपन लैम्डा लेते हैं या टी लेते हैं, तो देखो 2t माइनस 4t और 4t, इसी फॉर्म ये एक्स वाई जेड की वैल्यू को कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो पी पॉइंट तो आपका ये है 2t कॉमा 4 माइनस 4t कॉमा 4t। अब इसमें t की वैल्यू दे दिया उसने कितनी, 10 सेकेंड। तो 10 सेकंड में कितना होगा, तो यहाँ पे अगर अपन t के प्लेस पे 10 रख दे तो एक्स वाई जेड की जो वैल्यू आ जाएगी वही आपके पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, देखो यहाँ पे 10 रखे आपने तो 2 10 जा 20, यहाँ पे 10 रखे तो -4 × 10 -40, और यहाँ पे 10 रखे टी की वैल्यू तो 40, तो क्या हो जाएंगे 20 -40 और +40। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 20, फिर -40 और फिर 40। ये आपके पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट। ये कहाँ से निकाला मैंने, ये जो अपने को एक्स वाई जेड की वैल्यू टी के टर्म में दी थी और टी 10 सेकंड बोल रहा था, तो टी के प्लेस पे 10 रख के मैंने ये पी पॉइंट निकाली। अब अपने को करना क्या है कि ये रॉकेट की पोजीशन है 10 सेकंड के बाद। अब इस रॉकेट की स्टार्टिंग पॉइंट ओ से डिस्टेंस निकालना, मतलब ये ओपी डिस्टेंस निकालना है आपको, डिस्टेंस ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है ओ, और इसके कोऑर्डिनेट है 0,0,0 फ्रॉम पी पॉइंट, पी पॉइंट ये वाला 20, -40, 40। ये दो पॉइंट की बीच की डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। ओपी, ओपी होगी दोनों के बीच की डिस्टेंस, इज इक्वल टू √x2 - x1 होल स्क्वायर, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 होल स्क्वायर। इसको ले लो x1 y1 z1 और इसको ले लो x2 y2 z2, क्या हो जाएगा, विच इज इक्वल टू x2 की वैल्यू 20 -x1 की वैल्यू 0 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू -40 -y1 की वैल्यू 0 होल स्क्वायर प्लस z2 की वैल्यू 40 -z1 की वैल्यू 0 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, विच इज इक्वल टू 0 0 माइनस करें तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 20 स्क्वायर 400 प्लस -40 स्क्वायर भी 400 माइनस स्क्वायर प्लस हो जाएगा 40 का स्क्वायर 1600 प्लस ये 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600, कितना हो जाएगा ये, विच इज इक्वल टू ये 16 16 3200 और 400 3600 हो जाएगा। 3600 का डायरेक्ट स्क्वायर रूट या अंडर रूट निकाल ले तो अपन 60 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 60 × 60 करेंगे तो 3600 हो जाएगा। तो 60 किलोमीटर आ गए, इसके आगे लिख दो किलोमीटर। वो किलोमीटर में दी थी उसने डिस्टेंस, पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स थे वो किलोमीटर में थे, तो ये 60 किलोमीटर की डिस्टेंस हो गई स्टार्टिंग पॉइंट से। ये इसका सेकंड पार्ट हो गया, एक आंसर ये हो गया। अब एक पार्ट इसका और है, वो क्या कि ये जो पॉइंट है, कि ये जो पॉइंट है जहां पर 10 सेकंड के बाद 10 सेकंड के बाद में रॉकेट यहाँ पे आ गया। अब इस रॉकेट की ये वाली लाइन से डिस्टेंस कितनी होगी, तो ये एक लाइन है, यहाँ पे देखो मैं एक लाइन बनाता हूँ, मान लीजिए यहाँ बना लिया मैंने ये लाइन, ये लाइन है। तो इस लाइन से इसकी डिस्टेंस आपको निकालना, ये वाली डिस्टेंस निकालना, ये डिस्टेंस।
और डिस्टेंस हमेशा कैसी निकाली जाती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाली जाती है, मतलब ये जो लाइन है इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होना चाहिए, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये 90 डिग्री का एंगल। तो अब अपने को ये लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया है इसका इक्वेशन, वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है वेक्टर आर इज इक्वल टू 20 आई कैप माइनस 10 जे कैप और प्लस 40 के कैप। देखो यही है 20 माइनस 10 जे के प्लस 40 के कैप प्लस म्यू इंटू 10 आई कैप माइनस 20 जे के प्लस 10 के कैप प्लस म्यू इंटू 10 आई कैप माइनस 20 जे कैप और प्लस 10 के कैप। देखो ये लाइन है, इस लाइन से अपने को इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालना है। तो अभी देखो लाइन ये वेक्टर फॉर्म में है, अगर अपन इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिख लें तो अपन डिस्टेंस ज़्यादा आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। देखो ये जो लाइन है ये किस पॉइंट से पास हो रही है, ये वेक्टर ए है आपका प्लस ये म्यू है और ये वेक्टर बी है, म्यू वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस म्यू वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी रहता है, ये म्यू है यहाँ पे तो म्यू वेक्टर बी इस पॉइंट से पास हो रही है वेक्टर ए से और वेक्टर बी के वो पैरेलल है। तो यहाँ से इस पॉइंट से पास हो रही है, जिस पॉइंट से वो लाइन पास हो रही है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या है 20 माइनस 10 और ये 40 है ना, इसी से पास हो रही है, इस वेक्टर की वो पैरेलल है। तो अपन डायरेक्ट इसका कार्टेशियन इक्वेशन लिख सकते हैं x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। तो इसी का कार्टेशियन इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स वन की वैल्यू हो जाएगी 20 अपॉन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 इज इक्वल टू y माइनस वाई वन की वैल्यू क्या हो जाएगी -10, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा अपॉन बी की वैल्यू -20 इज इक्वल टू z माइनस जेड वन, ये z माइनस जेड वन की वैल्यू 40 अपॉन सी की वैल्यू ले लो 10। देखो ये भी उसी लाइन का इक्वेशन आया जो एक पॉइंट 20 कॉमा 10 कॉमा माइनस 10 कॉमा -10, 40 से पास हो रही है, ये 20 -10 और 40 से पास हो रही है और किस लाइन के पैरेलल है उसके डायरेक्शन रेशियो 10 माइनस 20 10 10 माइनस 20 10। तो ये मैंने डायरेक्ट इसका कार्टेशियन इक्वेशन लिख दिया। अब देखो इसी लाइन के ऊपर एक पॉइंट यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, इस पॉइंट का नाम मैं क्यू दे देता हूँ, इस पॉइंट को नाम में क्यू दे देता हूँ, ये क्यू पॉइंट है। तो इस क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं अपन, इसके इक्वल आप सपोज कर लो कुछ भी ले लो, लैम्डा ले लो, ये लैम्डा ले लो, सपोज कर लिया अपन ने लैम्डा। तो अब इस क्यू पॉइंट इस लाइन के ऊपर दिख रहा है, तो क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो, 10 लैम्डा प्लस 20 माइनस 20 लैम्डा माइनस 10 और ये 10 लैम्डा और माइनस 40 को शिफ्ट करें तो प्लस 40। तो यहाँ से क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लेता हूँ मैं। देयरफॉर क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, देखो एक्स वाई जेड की वैल्यू लैम्डा के टर्म में निकाल लो, 10 लैम्डा प्लस 20 हो जाएगा, ये -20 को शिफ्ट कर दिए, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा -20 लैम्डा और 10 को शिफ्ट करेंगे तो -10 और ये 10 लैम्डा और -40 को शिफ्ट करेंगे तो +40। ये आपके इस लाइन के ऊपर लाइस क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। अब देखो क्यू पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट अपने पास में है और पी पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट अपने पास में, लेकिन ये पी क्यू डिस्टेंस कब निकलेगी, जब ये पी क्यू जो है इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि डिस्टेंस अपन जब भी निकालते हैं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। तो अब क्या करते हैं, अपने पास में पी पॉइंट आ गया और ये क्यू पॉइंट आ गया, तो पी क्यू के डायरेक्शन रेशियोज निकालते हैं और पी क्यू के डायरेक्शन रेशियोज को A1 B1 C1 ले लेंगे और ये वाली जो लाइन है इसके डायरेक्शन रेशियोज ये वाले 10 -20 10, इसको अपन A2 B2 C2 ले लेंगे। अब जब पी क्यू इसके ऊपर परपेंडिकुलर है इस लाइन के ऊपर तो रिलेशन यूज कर लेंगे अपन A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। और जैसे ही अपन वो रिलेशन यूज करेंगे और उसके अंदर जब वैल्यूज रखेंगे तो उससे ये लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी और इस लैम्डा की वैल्यू को उठा के आपको इस क्यू पॉइंट में रखना पड़ेगा और जब ये क्यू पॉइंट आ जाएगा तो फिर दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस पी क्यू निकालेंगे अपन डिस्टेंस फॉर्मूले से, तब इस रॉकेट की इस लाइन से डिस्टेंस आएगी। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू निकालता हूँ मैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1।
टेन लेमडा प्लस 20 x2, इसको ले लो x1 y1 z1 और इसको ले लो x2 y2 z2। तो टेन लेमडा प्लस 20 ये x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा -20 कर लो। y2 माइनस y1, y2 आपका ये -20 लेमडा माइनस 10, ये y2 माइनस y1 करेंगे -40 करें तो माइनस माइनस का +40। फिर z2 माइनस z1 10 लेमडा प्लस 40 z2 10 लेमडा प्लस 40 माइनस z1 आपका -40। तो थोड़ा दैट इज करके लिख लो, दैट इज ये -20 प्लस 20 कैंसल्ड और ये -40 प्लस 40 कैंसल्ड, क्या बचा 10 लेमडा कॉमा ये 20 लेमडा -20 लेमडा और -10 प्लस 40 प्लस 30 हो जाएगा और ये 10 लेमडा। ये आ गई आपकी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू की डायरेक्शन रेशियोज, ये A1 हो गया, ये B1 हो गया और ये C1 हो गया। और PQ ये जो लाइन है इसकी डायरेक्शन रेशियोज 10 -20 20, इसको अपन A2 B2 C2 लेंगे। अब देखो PQ जो है इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, इसको L बोल दो आप, लाइन को L बोल दिया। सिंस PQ इज परपेंडिकुलर टू L, देन जब PQ L के परपेंडिकुलर होगा तो कंडीशन क्या बनेगी, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। वैल्यू रख देते हैं इसके अंदर। A1 की वैल्यू कितनी है, A1 की वैल्यू ये ले लो आप, A1 B1 C1 इसको ले लो और A2 B2 C2 यहाँ से ले लो। तो A1 की वैल्यू ले लो 10 लेमडा, A2 की वैल्यू ले लो, A2 की वैल्यू 10 प्लस B1 की वैल्यू -20 लेमडा प्लस 30 -20 लेमडा प्लस 30, B2 की वैल्यू -20 प्लस C1 की वैल्यू 10 लेमडा और C2 की वैल्यू 10 इज इक्वल टू 0। चलिए मैं इसको अगले पेज में ले लेता हूँ, इसको सॉल्व करते हैं तो इससे लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। करो 10 इंटू 10 लेमडा करेंगे तो 100 लेमडा -20 लेमडा प्लस 30 -20 का इंटू करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 20 इंटू 20 400 लेमडा, फिर -20 इंटू 30 करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 3 2 6 -600 हो गया। प्लस 10 लेमडा में 10 का करेंगे तो 100 लेमडा इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा ये देखो, 100 लेमडा 400 लेमडा 500 लेमडा 600 लेमडा -600, 600 लेमडा -600 इज इक्वल टू 0। -600 को उधर शिफ्ट कर लो तो 600 लेमडा इज इक्वल टू 600, तो लेमडा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। 600 लेमडा इज इक्वल टू 600 तो लेमडा इज इक्वल टू 1। ये लेमडा की वैल्यू आ गई। अब इस लेमडा की वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, ये जो क्यू पॉइंट अपन ने निकाल के रखे यहाँ रखेंगे क्यू में, और क्यू आ जाएगा तो फिर पी क्यू के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे तो इस रॉकेट की इस लाइन से डिस्टेंस आ जाएगी 10 सेकंड के बाद। क्यू पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या है, क्यू पॉइंट है अपना 10 लेमडा प्लस 20 10 लेमडा प्लस 20 -20 लेमडा -10 -20 लेमडा -10 और z कोऑर्डिनेट क्या है 10 लेमडा प्लस 40 10 लेमडा प्लस 40। इसके अंदर आप लेमडा की वैल्यू रख दो 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका क्यू 1 रखेंगे यहाँ पर तो देखो ये 1 हो जाएगा। ये 1 रखे यहाँ पे आपने लेमडा की वैल्यू, तो ये 10 प्लस 20 30, यहाँ पे 1 रखे आपने लेमडा की तो -20 -10 -30, यहाँ पे आपने लेमडा की वैल्यू 1 रखे तो 10 प्लस 40 50 हो जाएगा। ये आपका क्यू पॉइंट आ गया क्या 30 -30 और 50। अब P भी है अपने पास में और Q भी है, तो आप दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं PQ फाइनल। नाउ PQ इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर।
रख दो इसके अंदर वैल्यू विच इज इक्वल टू पी के कोऑर्डिनेट को ले लो आप x1 y1 z1 और q के कोऑर्डिनेट को लो x2 y2 z2। तो x2 है आपका 30 माइनस x1 की वैल्यू p से ले लो 20 स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू q से ले लो माइनस 30 माइनस y1 की वैल्यू p से ले लो माइनस 40। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस z2 की वैल्यू q से ले लो 50 माइनस z1 की वैल्यू p से ले लो 40। ये माइनस 40 स्क्वायर। चलो इसको और थोड़ा सॉल्व करो विच इज इक्वल टू 30 माइनस 20 करेंगे तो 10 हो जाएगा इसका स्क्वायर माइनस 30 प्लस 40 करेंगे तो 10 इसका स्क्वायर 50 माइनस 40 करेंगे तो 10 इसका स्क्वायर 10 स्क्वायर 100 प्लस 10 स्क्वायर 100 प्लस 10 स्क्वायर 100 100 3 टाइम्स आ रहा। तो इसको अपन 3 इंटू 100 लिख सकते हैं 300 कैसा लिख सकते हैं 100 का स्क्वायर रूट 10 और 3 का निकलेगा नहीं 10 अंडर रूट 3। इतनी डिस्टेंस होगी इतने किलोमीटर लिख दो इसको किलोमीटर। ये आपका थर्ड आंसर आ गया। तो उस रॉकेट की गिवन लाइन से 10 सेकंड के बाद जो डिस्टेंस होगी 10 अंडर रूट 3 किलोमीटर होगी। तो ऐसा क्वेश्चन था भैया। 3 आंसर निकाले थोड़े से क्वेश्चन बड़े रहते हैं 5 नंबर वाले। तो ये हो गया आपका सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 35। लास्ट क्वेश्चन है ये सेक्शन डी का। इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ 2 माइनस 3 5 3 2 माइनस 4 1 1 माइनस 2। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको ए 3/3 का। फाइंड ए इनवर्स। आपको ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। यूज ए इनवर्स टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। और फिर इस ए इनवर्स का यूज आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन है नीचे 2x माइनस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 11 3x प्लस 2y माइनस 4z इज इक्वल टू माइनस 5 एंड x प्लस y माइनस 2z इज इक्वल टू माइनस 3। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। इसको सॉल्व करना है आपको ए इनवर्स की हेल्प से। तो पहले आपको ए इनवर्स निकालना पड़ेगा और फिर उस ए इनवर्स का यूज करके ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे। देखिए ये क्वेश्चन आपकी बुक का क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। डिटर्मिनेंट वाली जो एक्सरसाइज है आपकी उसका क्वेश्चन है ये। तो आप कर लेंगे या मैं आपको करा दूँ ये क्वेश्चन। 4.6 का एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है। सर कर लेंगे। कर लेंगे।